रासायनिक लुसेंट का है, लुसेंट साइंस का बुक है। रासायनिक संकेत और सूत्र के बारे में और समीकरण के बारे में देखते हैं कि संकेत क्या होता है, सूत्र क्या होता है, समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक संकेत केमिकल सिंबल कहते हैं इसको इंग्लिश में। यह रासायनिक संकेत कोई तत्व है, तत्व के लंबे नाम को संक्षिप्त रूप में मतलब छोटा रूप में लिखने के लिए प्रयुक्त अक्षर को रासायनिक संकेत कहते हैं। जैसे कोई बड़ा बड़ा नाम हाइड्रोजन, तो इसको है ना संक्षिप्त रूप क्या एच हो गया, यही रासायनिक क्या हो गया, संकेत हो गया। हाइड्रोजन का संकेत हाइड्रोजन हो गया एच। आधुनिक रसायन शास्त्र में तत्वों का संकेत प्रसिद्ध जर्मनी वैज्ञानिक, कौन सा वैज्ञानिक, जर्मन का वैज्ञानिक था, है ना, जर्मनी का वैज्ञानिक। आधुनिक रसायन शास्त्र में देखा जाए तत्वों का संकेत जर्मनी का वैज्ञानिक जो था बर्जिलियस। बर्जिलियस कहाँ का था, जर्मनी का था। यही बर्जिलियस के अनुसार बर्जिलियस ने प्रणाली का विकास 1811 में किया। पूछेगा रासायनिक संकेत का विकास किसने किया, विकास तो बर्जिलियस ने। कब किया, बर्जिलियस 1811 में। ये इसी के अनुसार बोलता है ना, प्रणाली के अनुसार, बर्जिलियस के प्रणाली के अनुसार 1811 में बात बोलता है बर्जिलियस। क्या बोलता है बर्जिलियस कि पहला किसी तत्व के अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मनी के नाम का प्रथम अक्षर तत्व का संकेत होता है। जो अंग्रेजी अक्षर भी हो सकता है, फ्रेंच भी हो सकता है, फ्रेंच या जर्मनी के नाम का प्रथम अक्षर ही संकेत कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन का बर्जिलियस बोला 1811 में कि प्रथम अक्षर एच, चाहे हाइड्रोजन अंग्रेजी रहे या फ्रेंच रहे, जर्मनी रहे, बातें कहे, प्रथम अक्षर नाम को ही संकेत नाम दिया जाता है। यही रासायनिक संकेत हो गया। नाइट्रोजन के एन होता है, फ्लोरीन का संकेत एफ होता है, कार्बन के सी होता है, ऑक्सीजन के ओ होता है, फास्फोरस के पी होता है। ये सब संकेत है 1811 में। ये जो संकेत बताया है बर्जिलियस द्वारा बताया गया था। कब बताया गया था, 1811 में। 1811 में बर्जिलियस द्वारा 1811 में रासायनिक संकेत। फिर बोलता है बर्जिलियस 1811 में कि प्रथम अक्षर तो हो ही गया, कोई ऐसा भी आदमी है, ऐसा सभी संकेत है, तत्व है जिसका है ना एक ही नाम से प्रेजेंट होता है। जब वही बात बोलता है जब दो या दो से अधिक तत्वों का नाम एक ही अक्षर से शुरू होता है, जैसे बेरियम बी, तो एक ही, जब दो तत्व रहेगा या दो से अधिक तत्व भी रह सकता है, उसकी एक ही अक्षर से शुरू होती है, तो इस स्थिति में हम प्रथम अक्षर और उसके नाम का कोई अन्य प्रधान अक्षर संकेत के लिए लिख दिया जाता है। प्रथम अक्षर हमेशा बड़ा होना चाहिए, बड़ा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। दूसरा अक्षर हमेशा छोटा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। जैसे बेरियम यहाँ कह रहा है एक ही तत्व रहेगा, उसका नाम एक ही नाम से अक्षर से शुरू होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला अक्षर बड़ा लेते हैं और दूसरा अक्षर कोई अक्षर उठा लेते हैं, से बेरियम बी है। कैल्शियम के सी होता है, बड़ा अक्षर शुरू वाला बड़ा अक्षर, बाकी कोई अक्षर उठा लीजिए, जिसमें से ए उठा लिए तो कैल्शियम सी हो गया। ब्रोमीन के बी बनता है, मैग्नीज के एम बनता है और मैग्नीशियम के एम होता है। क्लोरीन के सी होता है, बिस्मिथ के बी होता है और मोलिब्डेनम के होता है, मोलिब्डेनम के एम होता है। कुछ तत्व के उनके लैटिन नाम पर आधारित होता है, ऐसा बोलता है बर्जिलियस 1811 में। लैटिन नाम के सोडियम के एस नहीं होकर के लैटिन नाम इसका है नाइट्रियम, एन सोडियम। तांबा का होता है क्यूप्रम के सी कॉपर होता है। पोटेशियम का होता है कैलियम से के से पोटेशियम हो गया कैलियम। चांदी का होता है अर्जेंटिनम एजी। लोहा का होता है फेरम एफी। सोना का होता है औरम एयू। ऐसा संकेत दिया कौन, बर्जिलियस द्वारा दिया गया था, है ना, 1811 में। अब देखते हैं हम लोग रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फार्मूला। तो रासायनिक सूत्र के बारे में देखना है, एक एक शर्त को याद करना है आपको। रासायनिक सूत्र कोई तत्व रहेगा या तत्व के अलावा यौगिक के रहेगा, तत्व या यौगिक के अणु जो रहता है, यौगिक के अणु, किसका अणु, तो यौगिक के अणु को संक्षिप्त रूप में शॉर्ट फॉर्म के जो शॉर्ट लिखा था उसी को बोला जाता है समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक अणुसूत्र, रासायनिक सूत्र में अणुसूत्र, अणुओं का सूत्र बनेगा। दूसरा होता है मोलानुपाती सूत्र, है ना, और तीसरा होता है आपको संरचना सूत्र। यही हो गया रासायनिक सूत्र के 3 भेद। तब पहले हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अणुसूत्र के बारे में। कह रहा है अणुसूत्र क्या है, अणुसूत्र क्या है, किसी तत्व या यौगिक में होगा अणुसूत्र, चाहे तत्व होगा या यौगिक होगा, कि अणु में, तत्व के या यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु के, तत्वों के क्या होना चाहिए, परमाणु, कितना तत्व के परमाणु है वो वास्तविक संख्या को बताता है। वास्तविक संख्या का व्यक्त करने वाले सूत्र को या तत्व या यौगिक का अणुसूत्र कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होता है। अगर हाइड्रोजन के एक अणु जहाँ रहेगा ना, वो काम हाइड्रोजन के 2 परमाणु होता है। जैसे कहने का मतलब कि हाइड्रोजन, इसमें केवल हाइड्रोजन का चर्चा करेगा तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है एक अणु में, है ना। उसी तरह हाइड्रोजन का एक अणुसूत्र H2 हो गया, अणुसूत्र का हो गया H2। जब 2 परमाणु हो गया तो अणुसूत्र कहलाएगा H2, क्योंकि अणु हमेशा एक ही तत्व से मिलकर बना रहता है। इसी प्रकार जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। जल है, जल का सूत्र हो गया, जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होता है, तो इस जल का अणुसूत्र कहलाएगा, अणुसूत्र हो गया। अणुसूत्र हो गया जल का अणुसूत्र H2, जिसको कहते हैं यौगिक भी बोलते हैं। कुछ है इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2, ऑक्सीजन के 1। मूलानुपाती सूत्र क्या है,
मूलानुपातिक सूत्र, इंपेरिकल फार्मूला। मूलानुपातिक सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या को सरल अनुपात को व्यक्त करने वाले सूत्र को यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र कहते हैं। परमाणुओं की संख्या जो रहता है ना तत्व या यौगिक में, परमाणु की जो संख्या, इस संख्या को सरल अनुपात में, रेशियो में कन्वर्ट कर देना चाहिए, काट छाट करके। उसी सूत्र को बोलते हैं हम लोग यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, मूलानुपातिक सूत्र के एग्जाम्पल पूछता है एथेन। एथेन का सूत्र होता है C2H6। C2H6 एक अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के क्रमशः 2 6 है। कितना? कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होता है। जब कट जाएगा दोनों तो कितना होगा? 2 एकम 2, 2 3 6, 1:3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको मूलानुपातिक सूत्र में कन्वर्ट करना है इसको। तो मूलानुपातिक सूत्र में इसको लिखेगा तो इसे कार्बन C और हाइड्रोजन H के परमाणु की संख्या का सरल अनुपात देखना है। अतः 1:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:3। क्यों? कट जा रहा है, 2:6 कट के हो जाएगा 1:3। अतः एथिलीन का मूलानुपातिक सूत्र CH3 होता है। पूछेगा एथेन का पूछेगा मूलानुपातिक सूत्र। ऐसे तो अणुसूत्र होता है C2H6। एथेन का अणुसूत्र C2H6 होता है। मूलानुपातिक सूत्र CH3 का होगा। एथेन का मूलानुपातिक सूत्र CH3 कट छटका गया। इसी प्रकार एसिटिलीन का भी C2H2 होता है। एसिटिलीन का इसका C2H2, इसका बेंजीन का C6H6 होता है। दोनों का देखा जाए इसका मूलानुपातिक सूत्र CH हो जाएगा। पूछेगा एसिटिलीन का मूलानुपातिक सूत्र, अणुसूत्र याद होना चाहिए। अणुसूत्र C2H2 होता है, तो मूलानुपातिक सूत्र काट दीजिए, हो जाएगा आपको 1:1। और बेंजीन का हो जाता है C6H6, ये भी कट जाएगा 1:1 में होता है। संरचना सूत्र किसी यौगिक के अणु में, कोई यौगिक अणु में तत्व के परमाणु का सजावट प्रदर्शित करने वाले सूत्र को उस यौगिक के संरचना सूत्र कहते हैं। देखिए, यौगिक के अणु या तत्व के अणु के मतलब नहीं है, मतलब यहाँ तत्व के परमाणुओं की सजावट होना चाहिए। किसका? परमाणु के सजावट प्रदर्शित करने वाला जो सूत्र होता है, परमाणु को जिस तरह से सजाइएगा उसी सजावट को बोला जाता है संरचना सूत्र। वही परमाणु की सजावट प्रदर्शित करने वाले सूत्र को यौगिक का संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे हम लोग परमाणु को सजाने का तरीका, जैसे H2O होता है जल, इसको सजाइएगा तो इस तरह भी सजा सकते हैं, है ना। ऐसे भी ये हो गया संरचना सूत्र, क्योंकि परमाणु को सजा रहे हैं। हाइड्रोजन को 2 परमाणु ऐसे सजा दिए, एक इधर है एक इधर है, कहीं सजा दीजिए, वैसे दिक्कत नहीं। मीथेन के CH4 होता है, इसको सजा दिए ऐसे। कार्बन के 4 गो हो गए, 1 2 3 4 हो गया बिंदु, है ना। 4 गो अंतिम कक्षा में होता है कार्बन के, अंतिम कक्षा में 4 गो। हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में 1 हो गया। अंतिम कक्षा में 2 होता है, 2 होता है। हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में 1 होता है, लेकिन होना चाहिए 2, तो इसलिए 1 इधर से 1 इधर से 2 हो गया, एक इधर से ले लिया, हो गया। तो इसी को मेथेन का हो गया सूत्र। पूछे मेथेन का संरचना सूत्र इस तरह से होता है। अमोनिया का होता है NH3। अमोनिया कितना होता है? NH3 होता है। इस तरह से सजा देना है। अमोनिया के अंतिम कक्षा में होता है परमाणु संख्या 1 2 3, 1 3 और 3 6 ले लेगा। अमोनिया का होता है NH3। एथेन का होता है C2H6, C2 2 6 अब सजा दिया। एथेन का हो गया C2H6। एथेन का मूलानुपातिक सूत्र हो जाएगा 1:3 कट के। फिर एथिलीन का होता है इस तरह से, एथिलीन का सजा रहे हैं। हाइड्रोजन कार्बन 2 है, 2 दे दिए, अब कार्बन के बीच में 2 डाल दिए बॉन्ड, तो हो गया इधर से भी इधर से भी इधर से भी सजा दिया। आपका एथिलीन को सजा दिया C2H4 एथिलीन, C2H4 एथिलीन। एसिटिलीन को सजा है C2H2, इस तरह से सजा दिया। ऐसा सजाना ना है कि कार्बन के भी अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 होता है ना। वो परमाणु संख्या में अंतिम कक्षा को लेकर के देख करके सजाना पड़ता है। एसिटिलीन का C2H2। मूलानुपातिक सूत्र और अणुसूत्र में संबंध बताना है। मैंने कहने का मतलब कि मूलानुपातिक सूत्र और अणुसूत्र यानी अच्छा यहाँ अणुसूत्र और मूलानुपातिक सूत्र दोनों में संबंध क्या है? संबंध यही है कि C2H6 एथेन, ये आपका अणुसूत्र है। और मूलानुपातिक सूत्र हो जाता है कितना होता है? CH, एथेन का मूलानुपातिक CH3 होता है। तो अणुसूत्र का दिख रहा है, मूलानुपातिक का गुणांक है। देखिए 1 का 1 के गुना में 2 है, 3 के गुना में 6 है, 3 में 6 गुणांक में, वही कार्य यहाँ पर। किसी पदार्थ का अणुसूत्र अपने मूलानुपातिक सूत्र का सरल गुणांक होता है। कौन होता है गुणांक? सरल गुणांक अणुसूत्र होता है। किसका अणुसूत्र गुना में आता है? मूलानुपातिक सूत्र का। तो अणुसूत्र बटा में मूलानुपातिक सूत्र बोलते हैं, बराबर n। पूछेगा n क्या है? नंबर ऑफ परमाणु संख्या। परमाणु संख्या है n। परमाणु संख्या निकालना है तो अणुसूत्र ऊपर लिख देना है, मूलानुपातिक सूत्र नीचे लिख देना है, कट हो जाएगा n आ जाएगा। जहाँ n बराबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब चलते हम तो हम लोग रासायनिक समीकरण में देखते हैं। रासायनिक समीकरण है क्या? केमिकल इक्वेशन। रासायनिक संकेत देख लिए हैं, अंतिम अक्षर या पहला अक्षर कुछ भी हो सकता है। और अणुसूत्र के बारे में देख रहे हैं, जैसे जल का अणुसूत्र H2 होता है उसका। ये दोनों के सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को, रासायनिक अभिक्रिया तो हो रहा है लेकिन उसको संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, कार्बन ऑक्सीजन में जल करके, कार्बन क्या करता है? ऑक्सीजन में जलता है तो जाहिर सी बात है जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन बनाएगा तो ऑक्सीजन अधातु है, कार्बन धातु है, धातु और धातु से बनता है तो आइड बनाता है, आइड,
है ना, जैसे आइड हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया को शब्द में से व्यक्त करेंगे। कार्बन ऑक्सीजन से जब संपर्क कर रहा है, कार्बन क्या है, संकेत हो गया, ऑक्सीजन क्या है ना, अनुसूत्र हो गया O2। तो दोनों का संकेत से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, संक्षिप्त समीकरण कहलाया, क्या कहलाया, समीकरण कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे C+O2, C हो गया संकेत हो गया, O2 हो गया अनुसूत्र, दोनों के मिलने से समीकरण बनता है CO2। यही CO2 संक्षिप्त रूप हो गया, रासायनिक समीकरण कहलाया। ऊष्मा रासायनिक समीकरण क्या है, ऊष्मा रासायनिक, ऊष्मा 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 नाम से पता चलता है कैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता हो। ऊष्मा है तो ऊष्मा निकलेगा का, ऊष्मा में परिवर्तन हो जाता है ना, उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे एग्जाम्पल देखिए डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल यही है, रासायनिक अभिक्रिया में जब ऊष्मा निकलता है तब ऊष्मा निकलेगा तब की बात हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त ऊष्मा को प्लस चिन्ह द्वारा और अवशोषित ऊष्मा को माइनस चिन्ह, माइनस के द्वारा समीकरण के अंत में लिख दिया जाता है। मतलब जहाँ प्लस चिन्ह लगल रहेगा ना, वहाँ समझिए कि ऊष्मा निकल रहा है मुक्त अपने आप, और माइनस के मतलब का ऊष्मा अवशोषण हो रहा है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अभी देखिए नाइट्रोजन का है धातु है, ऑक्सीजन का है अधातु है। अधातु से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन अधातु से बनाता है तो आइड बनाता है। तो नाइट्रोजन क्रिया अभिक्रिया से ऑक्सीजन से तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, क्या बनाया, नाइट्रिक ऑक्साइड। अभिक्रिया द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनने में ऊष्मा का अवशोषण होता है। पूछेगा नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। अवशोषण हो रहा तो जाहिर सी बात है माइनस से डिनोट करेंगे इसको, कहता है अवशोषण ऊष्मा का मान को माइनस से डिनोट करेंगे। जैसे N+O2, N धातु है, ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन सभी क्या कर रहा था, आइड बनाता है, यानी कि क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। और माइनस संकेत दिया कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। देखिए नाइट्रोजन N2 ऑक्सीजन सभी क्या कर रहा था, नाइट्रोजन है से ऑक्सीजन सभी क्या करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है, 2NO बना देगा, 2NO। और प्लस माइनस के मतलब का 43.6 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। पूछेगा नाइट्रिक ऑक्साइड बनने से कितना किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है माइनस का मतलब अवशोषण 43.6 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण होता है। कब, जब नाइट्रिक ऑक्साइड का बनेगा तब, 2NO बनेगा तब। तो सवाल यहाँ से बनेगा जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों संपर्क में होता है तो क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और साथ में 43.6 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण होता है। लेकिन जब यही है नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह पर हाइड्रोजन होगा तब, तो हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, इस समय प्लस बना रहा है और अमोनिया का निर्माण करता है। क्या बनता है, पूछेगा नाइट्रोजन N2 हाइड्रोजन 3H2 अभिक्रिया करेगा दोनों, तो जाहिर सी बात है अमोनिया बनेगा, 2NH3 अमोनिया बनेगा, अमोनिया। और प्लस का मतलब का ऊष्मा निकल रहा है, यानी कि 22.5 किलो कैलोरी का ऊष्मा निकल रहा है, ऊष्मा का उत्क्षेपण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्क्षेपण हो रहा है 22.5 किलो कैलोरी का। देखिए रासायनिक समीकरण कहेगा तो तीर से डिनोट करते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए दोनों तरफ तीर का प्रयोग, तीर के लिए ये हो गया, तीर हो गया आपको एक तरफा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, लेकिन यही दोनों तरफ तीर का डिनोट रहेगा, साइन रहेगा तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्क्रमणीय का मतलब का दोनों तरफ तीर होना चाहिए। चैप्टर देखते हैं हम लोग, रासायनिक नवा हो गया, रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन। जाहिर सी बात है कि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ऊर्जा परिवर्तन होगा करेगा, बिना ऊर्जा परिवर्तन के रासायनिक अभिक्रिया हो ही नहीं सकता। तो कह रहा कि रासायनिक अभिक्रिया सादा ही ऊर्जा परिवर्तन के साथ होता है। सही बात है, बिना ऊर्जा परिवर्तन का रासायनिक अभिक्रिया कराएगा नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अधिक अस्थायी और निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। कह रहा है इसका अर्थ हुआ जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होता है, अभिकारक है ना, अभिकारक का मतलब का इधर का अभिकारक, इधर का प्रतिफल बोलते हैं। तीर के बाएं तरफ को अभिकारक, दाएं तरफ को प्रतिफल। तो अभिकारक अधिक अस्थायी होना चाहिए और निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त लेने की प्रवृत्ति रखता है। निम्न ऊर्जा का स्तर को जो प्राप्त कर रहा है, अस्थायी ऊर्जा, कौन, अभिकारक, निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति रखता है। इसी प्रवृत्ति के कारण रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब वह अभिकारक की ऊर्जा ज़्यादा होना चाहिए। अभिकारकों की ऊर्जा कितना होना चाहिए, प्रतिफल की ऊर्जा से अधिक होना चाहिए। मतलब कि अभिकारक की ऊर्जा, इधर अभिकारक है, इसका ऊर्जा ज़्यादा होना चाहिए और इसका ऊर्जा कम होना चाहिए प्रतिफल से, तब रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिकारक ऊर्जा प्रतिफल की ऊर्जा से अधिक होना चाहिए, इसका ऊर्जा ज़्यादा होना चाहिए अभिकारक के। सक्रिय या उत्तेजित अवस्था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व, अभी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व का मतलब का जो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ होने से पहले, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले अभिकारक कुछ अतिरिक्त ऊर्जा का अवशोषण करके एक उच्चतर ऊर्जा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह अवस्था सक्रिय उत्तेजित अवस्था कहलाता है। कहने का मतलब हुआ रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व का करता है अभिकारक, ये अभिकारक है,
रासायनिक अभिक्रिया के पहले, अभी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ दोनों में, ठीक ना, हुआ नहीं है, एक पहले होने से पहले वही कह रहा, रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक कुछ अतिरिक्त ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है और ऊर्जा का अवशोषण करके एक उच्चतर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब हुआ रासायनिक अभिकारक है ना जी, तो हाँ अभिक्रिया के पहले, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिक्रिया हो जाएगा तो बन जाएगा, ठीक ना, ये वाला बनने से पहले इसको अभिकारक जो है रासायनिक अभिक्रिया के बनने से पहले क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है। क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करके एक उच्चतर अवशोषण करेगा तो जाहिर सी बात है कि अधिक ऊर्जा बन जाएगा। पहले से 100 ही था और 50 साल ले तो 150 ऊर्जा हो गया, एक उच्चतर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को कहा जाता है सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय है, क्यों सक्रिय है, क्योंकि यह ऊर्जा ले रहा है और लेने वाला को सक्रिय या उत्तेजित अवस्था में बोलते हैं। वही कहा सक्रिय या उत्तेजित अवस्था, एक्टिव या एक्साइटेड स्टेट्स, एक उच्चतर ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। चलिए हो गया। सक्रिय ऊर्जा संक्रियन ऊर्जा है, संक्रियन है, सक्रिय में भी आता है संक्रियन। इसी का भाग ये है, इसमें है कि रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व होता है और अभिकारक है जो कुछ अतिरिक्त ऊर्जा का अवशोषण होता है और अतिरिक्त ऊर्जा लेकर के एक उच्चतर ऊर्जा में कन्वर्ट होता है ना, चाहे वो अतिरिक्त 2 ले, 3 ले, 50 ले, 100 ले, लेकिन बनेगा उच्चतर ऊर्जा अधिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। इस सक्रिय ऊर्जा या उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और कितना ज़्यादा ले रहा है, 100 kg का था, 50 ज़्यादा ले लिया तो 150 हो गया, तो यही हो गया उत्तेजित अवस्था या सक्रिय ऊर्जा। लेकिन कितना ज़्यादा लिया, 50 ज़्यादा लिया तो संक्रिय ऊर्जा कहलाएगा, वही संक्रिय ऊर्जा हो गया। 100 था 50 लिया तो इस पूरा घटना को सक्रिय ऊर्जा या उत्तेजित अवस्था कहेंगे। कितना ज़्यादा लिया, 50 ज़्यादा लिया तो यही संक्रिय ऊर्जा कहलाएगा 50। संक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, अभिकारकों के सक्रिय या उत्तेजित अवस्था में परिवर्तन के लिए अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा को, जो अतिरिक्त नहीं लिया 50, इसी अतिरिक्त ऊर्जा को संक्रिय ऊर्जा कहते हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि अभिकारकों को सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में, सामान्य अवस्था 100 है, उत्तेजित अवस्था 150 हो गया, उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा को आवश्यकता होती है, कितना, सामान्य अवस्था 100 था, उत्तेजित अवस्था 150, 100 से 150 लाने में कितना अतिरिक्त ऊर्जा लगा, 50, यही अतिरिक्त ऊर्जा को बोला जाता है संक्रिय ऊर्जा। अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे अभिक्रिया को सक्रियन ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग बांटा गया। ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होता है। ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर कहा जाता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है, जिसको कहते हैं एक जो थर्मिक रिएक्शन, एक दूसरा होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है। नाम से पता चलता है क्षेपी है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलता होगा। जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं ऊष्मा का उत्सर्जन मैंने बाहर निकलता है, और जब बाहर निकलता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, N2 और हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनता है तो अमोनिया बनता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब बनाता है तो जाहिर सी बात है, अभी देखें हम लोग अमोनिया N2 3H2 हाइड्रोजन दोनों अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बनाता है। अमोनिया बनता है तो प्लस का मतलब ऊष्मा का निकल रहा है, कितना निकल रहा है ऊष्मा, 22.5 किलो कैलोरी ऊष्मा निकल रहा है। वही बात यहाँ पर बोल रहा है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिल रहा है तो अमोनिया बन रहा है। अब प्लस 22.5 यानी कि 22.5 किलो कैलोरी ऊष्मा निकल रहा है। सोच लीजिए 22.5 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलता है। कब, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है तब अमोनिया के बनने में NH3 अमोनिया को बनने में कितना किलो कैलोरी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, 22.5। कार्बन को हवा मैंने ऑक्सीजन में जलाते हैं तो इसमें भी CO2 बनता है और प्लस ऊष्मा निकलता है, CO। कार्बन धातु है, धातु से अभिक्रिया करेगा तो आइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा निकलता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, शोषी तो अवशेषी, इसमें ऊष्मा का शोषण होता है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जब मिश्रण होता है कितना गर्म पर, उच्च ताप 3000, कितना 3000 डिग्री सी है जी, ठीक ना। 3000 डिग्री सी पर क्या हो रहा है, दोनों का है ना, पर गर्म करने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, दोनों को हम लोग उच्च ताप पर, कितना उच्च ताप पर गर्म कर रहे हैं भाई, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को 3000 डिग्री सी पर उच्च ताप पर गर्म कर रहे हैं। उच्च ताप कितना है, ऊष्मा 3000 डिग्री सी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, तो बनाएगा क्या चीज, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब बनाता है तो इसमें ऊष्मा का निकलना होता है, कितना निकलता है देखिए आप, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3000 डिग्री सी पर गर्म होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और 43.6 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलता है, वही हो गया ऊष्माशोषी। और देख लिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा, और दोनों अभिक्रिया करेगा तो ऊष्मा लेकर करेगा तब ना अभिक्रिया करेगा। ऊष्मा लेगा तो क्या बनेगा, और ले रहा है तो उसको कहते हैं ऊष्माशोषी। ऊष्मा का शोषण हो रहा है तब दोनों अभिक्रिया करेगा तब नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, और ऑक्साइड बनाएगा तो माइनस से डिवाइड करेंगे 43.6 किलो कैलोरी ऊष्मा का शोषण निकलता है। उसी तरह से कार्बन और सल्फर में गंधक, कार्बन और गंधक सल्फर दोनों मिलकर के, कार्बन और सल्फर जिसको कहते हैं हिंदी में गंधक, दोनों के मिलन से ऐसे नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा, जब तक ऊष्मा बाहर से ऊष्मा दिए और दिए तो सट में दोनों अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड।
कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा। पूछे कार्बन और सल्फर गंधक दोनों अभिक्रिया करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। जब ऊष्मा लगाएगा तो अभिक्रिया करेगा कि नहीं? कर लेगा। कर लेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि ऊष्मा का शोषण हुआ। एक होता है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। बंधन ऊर्जा क्या है? नाम में से पता चलता है बंधन ऊर्जा है, बंधनों का ऊर्जा है। किसी पदार्थ के एक मोल, कितना मोल? एक मोल में सभी उपस्थित सभी बंधनों को तोड़ करके, एक मोल जो पदार्थ रहेगा ना, उस बंधन को तोड़ दो और तोड़ करके अणुओं को, बंधन में क्या रहेगा? अणु रहेगा। अणुओं को परमाणु में परिवर्तन कर दीजिए, है ना। जैसे अणु है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु में कन्वर्ट कर दिए, एच अलग अलग कर दिया। हाइड्रोजन अणु है, अणु को तोड़ करके परमाणु में कन्वर्ट कर दिए एच में। वही अणुओं को परमाणु में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस पदार्थ के बंधन ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, जब हाइड्रोजन हम लोग तोड़ रहे हैं, टूटेगा तो ऐसा नहीं, कितना ऊर्जा की आवश्यकता होगा। और जो ऊर्जा हम 100 kg से तोड़े नहीं टूटा, तो 150 kg से टूट गया, अलग अलग परमाणु में कन्वर्ट हो गया। तो कितना आवश्यक हुआ? 100 से नहीं टूटा था, 100 से नहीं टूटा था, लेकिन 150 से टूट गया, तो यही हो गया 50 ज़्यादा जो लगा, वही हो गया बंधन ऊर्जा। वही कह रहा, एक मोल में सभी उपस्थित सभी बंधनों को तोड़कर अणुओं को परमाणु में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस पदार्थ का बंधन ऊर्जा कहते हैं। दूसरे शब्द में कह सकते हैं मुक्त परमाणु के बीच, मुक्त परमाणु के बीच एक अंतर मुक्त परमाणु है, बीच परस्पर संयोग कराकर किसी पदार्थ के एक मोल से सभी बंधनों का निर्माण करने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होता है, उस पदार्थ का बंधन ऊर्जा कहते हैं। मुक्त परमाणु के बाद भी चर्चा करा, जब दोनों परमाणु मुक्त है, इसको संयोग कराइएगा, तो संयोग करेगा तो ऐसे कराएगा नहीं, बाहर से लेने पड़ेगा। जैसे कि मैं 100 से नहीं टूटा था तो 150 तोड़े, तो बाहर से 50 आया तो तोड़ दिया, अलग अलग हो गया। तो ये भी दोनों को सटाइएगा नहीं, सटेगा नहीं, तो बाहर से 100 kg में नहीं सटेगा, तो हम 50 ज़्यादा लेंगे, तो 50 ज़्यादा लिए तो वही हो गया, जो ज़्यादा लिए वही हो गया, सट के हो जाएगा H2। तो जब बाहर से लिए ऊर्जा को उसी को कहा जाता है बंधन ऊर्जा। चाहे सटाने के लिए लो या हटाने के लिए लो, हटा जोड़ करके हटा दो या हटा करके जोड़ दो, लेकिन बाहर से ऊर्जा लीजिएगा तब, जब बाहर से ऊर्जा लीजिएगा उसी को बंधन ऊर्जा कहते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल में सभी भी बंधनों का निर्माण कराने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होता है, उस पदार्थ का बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा को किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त करता है। पूछेगा बंधन ऊर्जा कैसा मात्रक? बंधन ऊर्जा कैसा मात्रक हो गया? किलो, किए से किलो, जे से जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल, किसका ऐसा मात्रक हो गया? बंधन ऊर्जा के। बंधन का टूटना पूछेगा, बंधन ऊर्जा कैसा मात्रक? किलो जूल केजे, किलो जूल प्रति मोल। बंधन का टूटना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जैसे टूट रहा है, हाइड्रोजन टूटेगा तो बाहर से ऊष्मा लेगा, तब ना 2 भाग में टूट जाएगा, इसलिए बंधन का टूटना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी कब? जब टूटेगा तब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जबकि बंधन का निर्माण होना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कराएगा। निर्माण का मतलब क्या? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। बंधन का निर्माण होगा, ये दोनों का जब निर्माण होगा, टूटेगा तो अलग अलग होगा, ऊष्मा शोषी होगा, बाहर से लेगा तभी टूटेगा, और जब निर्माण होगा तो ऊष्मा क्षेपी कहलाएगा। निर्माण में ऊष्मा निकलता है, लेकिन बंधनों का निर्माण होना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधन की ऊर्जा को उस पदार्थ की ऊर्जा कहलाए। कुल बंधन कोई पदार्थ है जी, पदार्थ में जितना बंधन रहेगा ना, समझ कि जितना बंधन अधिक रहेगा उस पदार्थ का ऊर्जा उतना ही अधिक होगा। बंधन ज़्यादा है तो ऊर्जा भी ज़्यादा होगा। यदि नए बंधनों के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा पुराने बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक है, तब रासायनिक अभिक्रिया उसमें क्षति होगा। नए बंधन का निर्माण हो रहा है, तो निर्माण होते के साथ मुक्त ऊर्जा जो है पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक है ना, तो वह रासायनिक अभिक्रिया उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के निर्माण से पुरानका से अधिक है, एक 100 है, एक पुरानका के, अब एक 150 हो गया, तो इसमें उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा का निर्माण हो रहा है। तो नए बंधन के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम है, तो वह रासायनिक क्रिया उसमें शोषी हो गया। अगर निर्माण में ज़्यादा है, पुरानका 100 है, निर्माण हो रहा है 150 पर, उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। और जब यही कम हो जाएगा तो 150 है, 100 हो जाएगा तो उसमें शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। प्रकाश रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उन रासायनिक अभिक्रियाओं को अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप घटित होता है। प्रकाश रसायन कब होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण जब होता है, जब तक प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण नहीं होगा तब तक प्रकाश रसायन नहीं कहलाएगा। प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण जब होता है, प्रकाश ऊर्जा को जो सूर्य का प्रकाश है उसके अवशोषण होगा, तब इस घटना को बोला जाता है प्रकाश रसायन। प्रकाश नाम है प्रकाश रसायन, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण होता होगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया फोटो केमिकल रिएक्शन। प्रकाश रसायन प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया आ गया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण के फलस्वरूप घटित होता है।
जब प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है तो प्रकाश रसायन, और जो अवशोषण होता है तो कोई घटना घटा ना, जिंदा हरा मरल से जिंदा हो गया होगा, तो ये प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप घटित होता है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश के समय जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन का संयोग, हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग जब होता है तो हाइड्रोजन क्लोरीन का संयोग, हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, जब दोनों के संयोग प्रकाश के सामने होता है तो बन जाता है HCl, गैस बनता है, बाहर निकल जाएगा। कुछ हाइड्रोजन क्लोरीन के पास दोनों यौगिक है, दोनों प्रकाश संश्लेषण का बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। यही होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का। तब क्लोरीन का विघटन भी होता है। क्लोरीन का विघटन होगा तो क्लोरीन सिंगल अकेले क्लोरीन का कहलाएगा। जब इसी को प्रकाश में ले जाइएगा, क्लोरीन को तो प्रकाश को ले जाइएगा तो 2 से हो गया 2Cl, क्लोरीन परमाणु बनेगा। क्लोरीन अणु से हो गया परमाणु, ये को क्लोरीन गायब हो गया, तो 2 बता से ये गायब हो गया तो क्लोरीन परमाणु हो गया। प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया C6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 12 H2O, CO2 6CO2 12 H2O जल। जब दोनों को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, दोनों का करते हैं, दोनों के कार्बन डाइऑक्साइड और जल को दोनों को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, C6H12O6 प्लस में जल निकलता है H2O, प्लस में ऑक्सीजन भी निकलता है O2। तो रासायनिक अभिक्रिया पूछे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अभिक्रिया से तो प्रकाश संश्लेषण होता है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल लेगा तो जाहिर सी बात प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होगा और बनाता है ग्लूकोज C6H12O6, 6 12 12 का दिया 6, जल 6H2 बाहर निकलता है और CO2 भी निकलता है बाहर। CO2 का है 6O2 ऑक्सीजन। हाँ तो देख रहे थे हम लोग प्रकाशों का संश्लेषण कैसे होता है। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 12 H2O जल, दोनों अभिक्रिया करता है कब? सूर्य के प्रकाश में, तो बनाता है 6 से होता है C6H12O6 प्लस में जल निकलता है 6 अणु और ऑक्सीजन निकलता है 6 अणु, दोनों को मिला करके फिर ये हो गया ग्लूकोज का सूत्र। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। पूछेगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण बताइए। यही है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण, यही होगा प्रकाश संश्लेषण है। यही प्रकाश संश्लेषण सबसे अच्छा उदाहरण है। हालांकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण यह भी है, HCl बनना भी, हाइड्रोजन क्लोरीन के मिलने से भी HCl बनता है 2HCl। क्लोरीन का विघटन भी होना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है कि क्लोरीन का अणु जब टूटता है प्रकाश में तो बनता है क्लोरीन परमाणु, बनता है अणु से बन जाता है परमाणु। सबसे अच्छा उदाहरण है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के प्रकाश संश्लेषण। वही कहा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के है ना 6H2H12 C6H12O6 बनता है, जल का निर्माण करता है, ऑक्सीजन भी निकलता है, जो ही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। और जल देखिएगा तो थोड़ा पानी की तरह निकलता है पतैया पर। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का अच्छा उदाहरण है जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे में होता है। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? सूर्य के प्रकाश में हरे पेड़ पौधे में होता है। इसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। प्रकाश ऊर्जा जो है ना, प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। वही कह प्रकाश ऊर्जा किसमें में कन्वर्ट होता है? रासायनिक ऊर्जा। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किसमें आता है? रासायनिक में, क्योंकि तो प्रकाश है, ये दोनों के मिलने से क्या हुआ? प्रकाश कहाँ चल गया? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है कौन? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। धातु संक्षारण मेटालिक कोरिजन, धातु का संक्षारण एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण भी है, अवकरण अभिक्रिया दोनों है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहलाता है जिसके फलस्वरूप धातुएं वायुमंडल की वायु और नमी से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों में परिवर्तित करता है। जब ऑक्सीकरण होता है धातु का तो वायुमंडल से धातु वायुमंडल से वायु को लेता है, हवा को लेता है और नमी से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ जो रहता है खारा पदार्थ में बदल देता है, परिवर्तित हो जाती है। संक्षारण की प्रक्रिया में उपयोगी धातु नमी की स्थिति में वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में बदल देता है। जब संक्षारण होता है धातु का संक्षारण, इसमें क्या होता है? संक्षारण की प्रक्रिया जब होता है तो धातु क्या होता है? धातु नमी की उपस्थिति में धातु क्या करता है? ये धातु नमी की उपस्थिति में, नमी कहाँ से मिलता है? वायुमंडल से। वायु के नमी की उपस्थिति में, जब नमी है तो उसमें वायु रहेगा, वायु के जब नमी रहेगा धातु बना तो वायु के ऑक्सीजन द्वारा, हवा में ऑक्सीजन रहा करता है, यही ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। यही ऑक्सीकृत होने का ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकृत होकर के ऑक्साइड
क्योंकि धातु धातु है, और जब वही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है धातु तो क्या बनाता है धातु, जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। कब ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर के ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में बदल जाता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहता है जब तक कि धातु समाप्त न हो जाती है। जैसे पूछेगा धातु का संचालन कैसे होता है, तो वायुमंडल में वायु से और नमी से अभिक्रिया करके बनता है, और दोनों को होना जरूरी है, अब नमी भी होना चाहिए, है ना, तभी होगा। जब धातु संचालन होता है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है, तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोक्साइड में बदल देता है। ये जब तक जारी रहता है, ऑक्साइड हो गया ऑक्सीजन से, हाइड्रोक्साइड हो गया नमी में रहता है हाइड्रोजन जल, इससे हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये जब तक जारी रहता है तब तक कि धातु खत्म न हो जाए। उदाहरण के लिए देखा जाए, लोहे को आर्द्र हवा में छोड़ने पर कुछ समय के बाद उसकी सतह पर भूरे रंग की परत बढ़ जाता है। सही बात है, अब भूरे रंग का परत बढ़ जाता है तो संक्षारण होना शुरू हो गया हो। तांबा को बहुत दिनों तक लोहा को आर्द्र हवा में छोड़ने पर भूरा रंग बनाता है, इतना याद कर लेना, और लोहा देखने में भी लगता है भूरे रंग। तांबा को बहुत दिनों तक आर्द्र हवा इसलिए कह रहे हैं वैसा हवा जहाँ नमी रहता है, छोड़ने पर कुछ समय के पश्चात उसकी सतह पर हल्का हल्का हरा रंग दिखाई मलिन पड़ जाता है। कुछ धातुएं ऐसी है जिनका संचार नहीं होता, न के बराबर होता है। सोना का संचार न के बराबर होता है, प्लेटिनम नहीं होता, इसलिए ये धातु महंगा मिलता है, सोना प्लेटिनम। इसी कारण धातु उत्तम कोटि का और बहुमूल्य कोटि कहलाता है, सोना प्लेटिनम, क्योंकि इसका संचार नहीं होता। चांदी का संचार हो जाता है, क्यों काला हो जाता है चांदी, लेकिन सोना प्लेटिनम का संचार नहीं होता है। लोहे में जंग लगना, रास्टिंग फॉर आयरन, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना धातु संचालन का अच्छा माना जाता है। पूछेगा धातु का संचालन सबसे अच्छा उदाहरण बताए, कैसे प्रकाश संश्लेषण का सबसे अच्छा उदाहरण है ना, प्रकाश ऊर्जा है, को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का अच्छा उदाहरण है। कौन, प्रकाश संश्लेषण। उसी प्रकार धातु का संचालन लोहे में जंग लगना सबसे अच्छा है। लोहे में जंग लगना धातु संचालन का अच्छा उदाहरण माना जाता है। वायु और नमी की उपस्थिति में, वायु माने हवा और नमी की उपस्थिति में लोहे धातु का संचालन होता है। इसे लोहे के सतह इस पर फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। पूछेगा फेरिक ऑक्साइड कब बनता है, जब लोहे का संचालन होता है, जंग लगता है, तो हम कह सकते हैं फेरिक ऑक्साइड क्या है, लोहे के जंग का सूत्र हो गया। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र हो गया Fe2O3 है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है। Fe2O3 क्या, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हाइड्रोक्साइड भी रहता है, जल भी रहता है, नमी में हाइड्रोक्साइड रहता है, इसलिए फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH हाइड्रोक्साइड है तो OH बनेगा, OH फेरिक ऑक्साइड रहेगा Fe2O3, ऑक्साइड से O3 ऑक्साइड, यही फेरिक हाइड्रोक्साइड रहेगा, हाइड्रोक्साइड। तो Fe से फेरिक तो ही है, फेरिक दोनों में है, ये फेरिक में Fe2 है, ये फेरिक में Fe है। हाइड्रोक्साइड OH फेरिक हाइड्रोक्साइड के भूरे रंग की ढीली पड़ जाता है, अब भूरे रंग के लोहा देखने में लगता है। जैसे 4Fe क्या है, बैलेंस किया गया लोहा है, इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएगा, और हाइड्रोक्साइड H2O से भी अभिक्रिया करा रहा है, तो बन रहा है Fe2O3 का है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, वही फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और प्लस में 2Fe OH का बन रहा है फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe2OH। पूछेगा लोहा जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और जल है अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। फेरिक ऑक्साइड हो गया जंग का सूत्र, फेरिक हाइड्रोक्साइड भी है। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। धातु के संचालन होने की शर्त है, उस शर्त है उसी का फॉलो करना जरूरी है, न तो नहीं धातु का संचालन नहीं होगा। धातु के संचालन के लिए 2 शर्त होना जरूरी है। कौन कौन, एक तो ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में, जहाँ वायु है वहाँ ऑक्सीजन पे करेगा। दूसरा वायु में नमी होना चाहिए, वायु में ऑक्सीजन और वायु में नमी भी होना चाहिए, तब धातु का संचालन होगा। गैल्वेनीकरण क्या है, तो गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन, लौह धातु पर जिंक धातु की, लौह धातु है ना जी, एक आप जिंक धातु चढ़ा दिए है ना, लौह धातु है, इस पर जिंक धातु की परत चढ़ा दी, क्या करें, परत चढ़ा दी। लौह धातु पर जिंक धातु की परत बैठाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऐसा लोहा इस क्रिया को बोलते हैं गैल्वेनीकरण। और जब लोहा बन जाता है पेंट करल जिंक धातु के पेंट करल लोहा का बोलते हैं, ऐसा लोहा को गैल्वेनीकृत लोहा कहते हैं। हम कह सकते हैं कि लोहा क्या हो गया, लोहा गैल्वेनीकृत हो गया। विलियन
ये बिलियन है क्या? बिलियन सोल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। बिलियन का माने है बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण है। क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण है। कैसा समान मिश्रण है? जिसमें निश्चित ताप रहता है पर विलय और विलायक, विलय में घुलने वाला और घुलाने वाला दोनों का अपेक्षित मात्रा एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। परिवर्तित मतलब का 5 केजी जल में 4 केजी चीनी डालिए, दोनों परिवर्तन होगा, वही हो गया बिलियन। बिलियन में मिश्रित कण का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। पूछेगा बिलियन जो है इसमें मिश्रित जो कण होता है, जो कण मिश्रण हो गया है ना, इसका आकार कितना होता है कण का? 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर जो होता है इससे भी कम होता है। विशेषता देखा जाए, ऐसे उदाहरण हो गया नमक का जल में बिलियन और चीनी को जल में बिलियन, ये बिलियन का एग्जाम्पल हो गया। जिसका मात्रा ज़्यादा है तो वही बिलियन कहलाता है, विलायक कहलाता है। बिलियन की विशेषता देखा जाए, विशेषता ही है, क्या विशेषता है? विशेषता ही है बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण है। ये तो भाई परिभाषा में देख लिए, परिभाषा में बिलियन के समान मिश्रण। दूसरा है किसी बिलियन में विलय कणों की त्रिज्या। विलय मतलब का जो घोलने वाला चीज़ है, वो कणों जो घोलने वाला चीज़ है उस कणों की त्रिज्या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होती है। सोच लीजिए, जो घुलने वाला चीनी पानी में घुल गया, अब घुल के इतना कम छोटा जगह पदार्थ हो गया, -10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होती है। अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देख सकते हैं। तो सवाल उठेगा बिलियन में विलय कणों की त्रिज्या कितना होता है? त्रिज्या की बात हो रहा है, त्रिज्या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है। इसे आंख सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते कि नहीं देखा जा सकता। किसका 10⁻⁷ सेंटीमीटर त्रिज्या रहता है घुलने वाला पदार्थ को, उसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते। बिलियन में विलय के कण विलायक में इस प्रकार घुल मिल जाता है, एक दूसरे से विभेद करना संभव नहीं है, और इसी चलते इसका समझ नहीं पाते हैं कितना त्रिज्या है, कौन पानी कौन चीनी है, उसका आकार कितना होता है चीनी का घुल करके 10⁻⁷ सेंटीमीटर। बिलियन में उपस्थित विलय के कण देख भाना विभेद करना संभव नहीं है, इसलिए छानना पत्र के आर पार आ जा सकता है। बिलियन अस्थायी और पारदर्शक होता है। अस्थायी इसलिए कहते हैं कि बस उसको चीनी को पानी में घोल दीजिएगा, देर तक छोड़ दीजिएगा, फिर भी वो एक जगह बैठेगा नहीं, इसलिए अस्थायी है और पारदर्शक है, आर पार दिखाई देता है। कौन बिलियन? ये सब बिलियन की चर्चा देख लेंगे ठीक ना। बिलियन कैसा होता है? अस्थायी होता है, पारदर्शक होता है। विलायक पदार्थ का त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है, कम से भी कम लगा दीजिए एकदम कम। अस्थायी होता है, पारदर्शक होता है। तो थोड़ा सा हम लोग बिलियनों के वर्गीकरण देखते हैं। गैस में गैस का बिलियन है, वायु और गैस का मिश्रण है। वायु भी गैस है, अब गैस भी तो गैस ही है। गैस में द्रव का बिलियन, तो गैस में द्रव का बिलियन, द्रव में गैस नहीं, गैस में द्रव, गैस में द्रव। ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि गैसों का जल में बिलियन, गैसों का जल में बिलियन कि द्रव क्या है? जल है। बादल, कोहरा, बादल जो देखते हैं है ना, बादल और कोहरा। पूछेगा ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब क्या गैस है? ये सब गैस का मिश्रण कहाँ होता है? ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस का है ना, ये जो गैस है ये सब जल में विलीन है, द्रव जल। बादल और कोहरा ये भी है, बादल भी देखा जाए गैस है और कोहरा भी गैस में द्रव का विलीन है। गैस में ठोस का विलीन है, गैस में द्रव का विलीन देख लिया और ठोस का विलीन देखे गैस में। वायु में आयोडीन का विलीन है, आयोडीन क्या है? ठोस है, और वायु में घुला हुआ है तो वायु में गैस है, तो गैस में ठोस का विलीन, वायु में आयोडीन का विलीन। धुआं भी ठोसे में आता है जो वायु में घुला रहता है, आयोडीन भी वायु में घुला रहता है। अब द्रव में गैस का विलीन, गैस में द्रव का देख लिया ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और बादल, कोहरा। अब द्रव में गैस का विलीन देख रहे हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुलना, देखिए अभी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का घुलना विलीन। बेंजीन में कौन चीज घुल जाता है? बेंजीन द्रव है। हाइड्रोक्लोराइड गैस है, ये घुल जाता है बेंजीन में। पूछेगा हाइड्रोजन है जी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का विलीन बेंजीन में है। बेंजीन क्या है? द्रव है। द्रव में द्रव तो जाने रहे, जल में एल्कोहल का विलीन है। कार्बन डाइसल्फाइड है ना, ये भी में ब्रोमीन का विलीन। कार्बन डाइसल्फाइड भी द्रव है और ब्रोमीन घुल जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड में ब्रोमीन घुल जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में विलीन, द्रव में ठोस भी होता है, घुलता है। तो जल में चीनी घुल जाता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन का विलीन है। अगर आयोडीन हवा में घुलल है, आयोडीन का विलीन हवा में है तो गैस में ठोस का विलीन है। लेकिन यही अगर दिमाग लगाइएगा तो जल में चीनी का विलीन ठोस, द्रव में ठोस का विलीन कहलाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में क्या घुलता है? आयोडीन का विलीन, जो आग से बिजली से लगी हुई आग को बुझाता है CCl4, ये आयोडीन में घुल जाता है। पारा में लेड का विलीन, पारा में शीशा घुल जाता है। जेली
स्टार्च, प्रोटीन, सॉल, ये सब घुल जाता है द्रव में ठोस। जेली, स्टार्च, प्रोटीन, सॉल। ठोस में गैस का विलयन। पैलेडियम ठोस है, धातु में हाइड्रोजन का विलयन। पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन गैस घुल जाता है। पूछेगा पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन घुलता है नहीं घुल जाता है। कपूर का वायु में विलयन। कपूर ठोस है, वायु में जब घुल जाता है। ठोस में ठोस का विलयन। थैलियम में पारा का विलयन। ठोस में द्रव है, थैलियम द्रव है, पारा थैलियम ठोस है और पारा द्रव है, तो ये जाकर घुल जाता है पारा में। चीनी ठोस है, जल विलीन। नमक में जल का विलीन। याद कर लेना है, थैलियम में पारा घुलना, थैलियम ठोस है, पारा में घुल जाता है। थैलियम किस में घुलता है? पारा में। ठोस में ठोस का विलीन। तांबा, जस्ता, तांबा, टीन, तांबा, एल्यूमिनियम, सब जंग, तांबा, निकेल आदि का विलय मिश्र धातु। मिश्र धातु ठोस में ठोस का विलीन है। विलय और विलायक में क्या अंतर है? विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहा जाता है, और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलय कहता है। अधिक है तो विलायक, कम है तो विलय, है ना। घुलने वाला चीज़ को कम बोला जाता है और घुलाने वाला चीज़ को ज़्यादा मात्रा होता है। जिस विलायक, कोई विलायक में घुलाने वाला चीज़ जिसका मात्रा ज़्यादा होता है, विलायक का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होगा वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। कहने का मतलब हुआ, जिस विलायक घुलाने वाला चीज़ को अगर डाई इलेक्ट्रिक नियतांक अधिक है तो वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक मान अधिक है और जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक ज़्यादा है तो सबसे अच्छा विलायक माना जाता है जल को ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक नियतांक ज़्यादा है, इसलिए जल सबसे अच्छा विलायक माना जाता है। इस कारण इसे सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। किसको? जल को। क्योंकि जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक ज़्यादा है, तो डाई इलेक्ट्रिक ज़्यादा नियतांक है, तो इसलिए जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। विलायकों का उपयोग, जो घुलाने वाला चीज़ रहता है, घुलने वाला नहीं, घुलाने वाला, उसका उपयोग कहाँ कहाँ है? तो घुलाने वाला चीज़ काम है औषधि उद्योग में, अनेक औषधियों के निर्माण में। तब ना घुलेगा तो औषधि बनेगा। निर्जल धुलाई में ना घुलेगा कोई चीज़, सोडा कैसे धुलाई करेगा? वही निर्जल धुलाई में बेंजीन और पेट्रोल जैसे विलायक का। पूछेगा निर्जल धुलाई में किसका प्रयोग करते हैं? निर्जल धुलाई में विलायक का काम बेंजीन के और पेट्रोल विलायक काम करते हैं। बेंजीन और पेट्रोल जैसे विलायकों को कहाँ प्रयोग करते हैं? निर्जल धुलाई में। निर्जल धुलाई में किसका? बेंजीन और पेट्रोल को। इत्र निर्माण में, इत्र मैंने गंध निर्माण में, रंग रोगन को घोलने में और रंग रोगन को घोलने में, अनेक प्रकार के पेय खाद्य पदार्थ के निर्माण में। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, औषधि उद्योग में, औषधि निर्माण में निर्जल धुलाई में बेंजीन और पेट्रोल जैसे विलायक का प्रयोग होता है। इत्र निर्माण में इत्र, रंग रोगन घोलन में, अनेक प्रकार के पेय खाद्य पदार्थ के निर्माण में। संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। संतृप्त को इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड, असंतृप्त को बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अति संतृप्त को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर विलय पदार्थ, जो घुलने वाला जो पदार्थ है, घुलने वाला पदार्थ अधिकतम मात्रा में घुलल है, उसको बोलते हैं संतृप्त होकर शांत होगा, प्रकार से ज़्यादा नहीं घुलेगा। अगर किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है। अगर अधिक मात्रा पर घुलाई जा रही है तो असंतृप्त बोलते हैं। वो अभी शांत नहीं, अशांत है, क्योंकि अभी घुल रहा है। अब शांत हो गया तो संतृप्त विलयन। वरना अधिकतम मात्रा घुल गया, अभी से ज़्यादा नहीं घुलेगा। अधिकतम मतलब से ज़्यादा नहीं, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन कहते हैं। और उस ताप पर और मात्रा घुलाई जा रही है तो असंतृप्त विलयन है। ऐसा संतृप्त विलयन, यही संतृप्त नहीं, संतृप्त विला, जो अधिकतम मात्रा घुल गया है, यही संतृप्त विलयन। जो ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन के संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हो, अति संतृप्त कहलाता है। घुलना है 100 kg, 100 kg घुल गया तो संतृप्त। घुलना है 100 kg, घुला दिया 105 kg, तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं, जो अधिक घुल गया से। विलेयता, सोलुबिलिटी। विलेयता का विलेयता, किसी निश्चित ताप पर और दाब पर 100 ग्राम विलायक, विलायक मैंने घुलने वाली चीज जैसे चीनी, 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलय पदार्थ को उसके विलायक में विलेयता कहते हैं। 100 kg जल में अगर 100 kg चीनी पानी में घुल गया तो उसे कहते विलेयता कहते हैं। अधिकतम मात्रा 100 kg है तो 100 kg घुल पे क्या, विलय की अधिकतम मात्रा उस विलय पदार्थ को विलायक में विलेयता कहते हैं, यानी विलेयता हो गया, अधिकतम मात्रा हो गया। घुलना तो 100 kg घुल गया तो उसे विलेयता कहते हैं। 3 डिग्री C पर W ग्राम जल में किसी विलय पदार्थ के अधिक से अधिक W ग्राम घुले हुए हो तो उस ताप पर उस विलय के जल में विलेयता का फॉर्मूला होता है W × 100। W क्या है? W ग्राम जल है, 100% में बदलने के लिए। बड़का W ग्राम जल है, ये जल है। छोटका हो गया ग्राम घुले हुए पदार्थ, कितना घुला? 10 kg 2 kg चीनी घुला उसका पदार्थ है। अब बड़का घुलाने वाला चीज़ है ना। विलेयता बराबर W गुने घुलने वाला चीज़ गुने 100 बटा में विलेयता, घुलाने वाला चीज़ नीचे रहता है। W × 100 बटा W। विलेयता पर ताप का प्रभाव भी पड़ता है। क्या पड़ता है यहाँ समझना है। विलेयता पर ताप का प्रभाव, ठोस पदार्थ के ताप बढ़ेगा
तो विलेयता भी बढ़ता है। जैसे ठोस पदार्थ, जैसे चीनी में, जल में चीनी घुला 5 kg घुल गया, उसको ताप दे करके घुलाइएगा तो 6 kg घुल जाएगा। तो वही हो गया, ताप बढ़ा, चीनी भी घुलने की मात्रा बढ़ गया। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, लेकिन कुछ ऐसे ठोस पदार्थ है जिसको हम विलेयता ताप बढ़ाने से घट भी जाती है। कुछ ऐसा घट जाता है जिसका अपवाद है, जैसे सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को ताप बढ़ाएगा तो ना घुलेगा, अब कम जाएगा, घुलने की मात्रा कम जाता है। कब? सोडियम सल्फेट को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम साइट्रेट, सोडियम सल्फेट हो गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम साइट्रेट, हाइड्रोक्साइड साइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साइट्रेट, ये सब क्या ताप बढ़ाएगा तो घट जाता है, घुलने की मात्रा कम जाता है सब। और सोडियम सल्फेट भी। यही है विलेयता पर ताप का प्रभाव पड़ रहा है। कुछ में ताप बढ़ाने पर बढ़ रहा है और कुछ में घट जा रहा है। घटने वाला का सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम साइट्रेट। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। कोई द्रव है उसमें गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। कोई द्रव में गैस घुलल है, पानी में गैस घुल गया, उसको ताप बढ़ाएगा तो गैस बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल गया तो ताप बढ़ने से गैस की मात्रा कम जाता है हल्का। विलेयता संबंधी प्रमुख तथ्य। विलेयता संबंधी प्रमुख तथ्य ये समझने वाली चीज़ है, इतना है ना, रटा मारने वाली चीज़ नहीं है। अध्रुवीय पदार्थ, अध्रुवीय में विलायक होता है, घुल जाता है, उस पर विलय होता है, मन घुल जाता है। जैसे ब्रोमीन भी अध्रुवीय है और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी अध्रुवीय, दोनों अध्रुवीय है तो घुल जाएगा। अध्रुवीय पदार्थ में ध्रुवीय विलय नहीं होता, घुलता नहीं है। दोनों उल्टा रहेगा तो घुलेगा नहीं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड अध्रुवीय है और जल भी ध्रुवीय है, जल ध्रुवीय है और कार्बन टेट्राक्लोराइड अध्रुवीय है, बहुत ही कम विलेयता, बहुत कम घुलता है दोनों। यही कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमीन दोनों घुल जाएगा। ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में प्राय विलय जाता है, दोनों सेम है तो घुल जाएगा। एल्कोहल ध्रुवीय है, जल में ध्रुवीय है, दोनों घुल जाएगा। ध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में अधिक विलय नहीं होता। सोडियम क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या ध्रुवीय हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड अध्रुवीय और सोडियम क्लोराइड क्या है, ध्रुवीय हो गया, दोनों जल्दी घुलेगा नहीं। सेम डायरेक्शन में रहेगा तो घुल जाएगा, सेम है, घुलेगा। अनुभार में वृद्धि होने से पदार्थ की विलेयता घटती है। कहने का मतलब कि अनुभार में भी वृद्धि होगा तो पदार्थ की विलेयता घट जाता है। अनुभार में वृद्धि होगा तब, जैसे अनुभार में देखा जाए तो m के पावर 4 है, कोई धातु है m 4 है और m 5 है, किसका विलेयता घटेगा? तो विलेयता घटेगा 5 वाला, क्योंकि 5 का अनुभार बढ़ गया 4 से 5। इस दोनों में विलेयता सबसे ज़्यादा होगा तो इसका, और सबसे कम विलेयता कम घुलने वाला ये हो गया, ज़्यादा घुलने वाला कम परमाणु भार वाला। वही अनुभार में वृद्धि होने से पदार्थों की विलेयता घट जाता है। वृद्धि हो रहा है अनुभार में, ये कम घुलेगा, 5 वाला कम, 4 वाला ज़्यादा घुलेगा। जैसे मिथाइल एल्कोहल का अनुभार 32 होता है। मिथाइल एल्कोहल का अनुभार कितना होता है? 32, याद कर लेना। अब ब्यूटाइल एल्कोहल का अनुभार 74 है। दोनों में कौन घुलेगा जल्दी? दोनों में घुलने वाला 32 वाला है, मिथाइल एल्कोहल 32 जल्दी घुलेगा, और ब्यूटाइल एल्कोहल अनुभार 74 कम घुलेगा। विलयन के सांद्रण क्या है? सांद्रण है ना, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के सांद्रण किसी विलायक या विलायक हो, घुलाने वाला चीज़, या विलयन में है ना, घुलाने वाला चीज़ को कहते हैं। विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में बर्तन में जल है, जल जो घुलाने वाला चीज़ है, इसमें उपस्थित विलय की मात्रा, एक हम विलय की मात्रा चीनी मान लीजिए, चीनी है, करिका वाला चीनी है। विलय की मात्रा इकाई मात्रा में उपस्थित है, इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा है, इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा चीनी को विलयन के सांद्रण कहते हैं। ये विलयन का सांद्रण हो गया। कहने का मतलब कि जितना जल है ना घुलने वाला में, एक हम जितना इकाई मात्रा में 100 है तो 100 में 1 ग्राम घुल गया कौची, चीनी, इसी को बोलते हैं विलयन का सांद्रण हो गया। और यह किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में, ये विलायक विलयन में इकाई मात्रा में चीनी है, तो इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय कौन है? चीनी कितना? 100 kg जल है तो 1 kg चीनी है, इसी को विलयन का सांद्रण कहते हैं। जिस विलयन में विलय की पर्याप्त मात्रा घुल जाती है उसे सांद्र विलयन है। पर्याप्त मतलब का अधिकतम मात्रा घुल जाती है उसे सांद्र माने शांत हो गया, सांद्र विलयन बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं। और जिस विलयन में विलय की मात्रा घुली रहती है कम घुली रहती है उसे तनु विलयन कहते हैं। पर्याप्त मात्रा में घुला हो तो समझो कि सांद्र विलयन कहेंगे, और कम मात्रा में घुला है तो तनु विलयन बोलते हैं, जो डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं तनु विलयन। सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं, इसलिए कहते हैं असंतृप्त। सांद्र विलयन नहीं कहें, इसमें तो भाई पर्याप्त मात्रा घुले गया है। तनु विलयन में इसलिए कह रहे हैं कि इसमें कम मात्रा में घुला है, कम मात्रा वाला जो चीज़ रहता है उसको असंतृप्त विलयन भी बोलते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता हुआ उतना ही अधिक असंतृप्त होगा। जो माने जितना कम तनु होगा, जितना कम घुलेगा तो तनु, और जितना कम घुलेगा तनु, जितना कम तनु होगा उतना ही असंतृप्त विलयन कहलाता है। विलयन की सांद्रता होता है सूत्र विलय की मात्रा बटा में विलयन। पूछेगा विलयन की सांद्रता का सूत्र बताइए। विलय की मात्रा, घुलने वाला चीज़ की मात्रा 5 kg 10 kg, अब विलयन कितना है? पानी की मात्रा। परिक्षेपण क्या है? निलंबन क्या है?
कोलाइड क्या है और वास्तविक विलीन क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो परिक्षेपण, डिस्प्रेशन। परिक्षेपण क्या है? जब किसी पदार्थ के कण, कोई पदार्थ है उस पदार्थ के कण, कण कहने का मतलब यहाँ पर अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, दूसरे पदार्थ के कण के इर्द गिर्द छितरा दिया जाता है, तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाता है। पहले पदार्थ का कण और दूसरे पदार्थ के इर्द गिर्द का छितरा दिया जाता है, सब छितरा के जने तने, है ना, छितरा गया, पहले पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के इर्द गिर्द का दोनों छितरा गया, इस क्रिया को कहते हैं परिक्षेपण, अलग अलग हो गया। पहले पदार्थ का परिक्षेपित पदार्थ, पहला जो है इसको परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम, दूसरे को परिक्षेपण का माध्यम कहते हैं। माध्यम यहाँ पानी हो जाता है और पहला पदार्थ कचरा उचरा होता है जो परिक्षेपित कहलाया। पहले पदार्थ को क्या बोलते हैं? परिक्षेपित पदार्थ, जो कचरा रहता है अलग हो जाता है, और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम, माध्यम हो गया पानी जल कुछ भी हो सकता है ना, द्रव भी हो सकता है, द्रव में कुछ भी, मैंने कुछ भी हो सकता है, द्रव में दूध तेल कुछ भी, पानी कुछ भी हो सकता है, परिक्षेपण का माध्यम कराया। परिक्षेपण के परिणाम से दो प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। जब परिक्षेपण होता है, पहला पदार्थ दूसरे पदार्थ से इर्द गिर्द छितरा दिया जाता है, तो परिक्षेपण, पहला का परिक्षेपित, दूसरा का परिक्षेपण का माध्यम बोलते हैं। ये दो प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है। पहला तो विषमांग पदार्थ होगा, तो विषमांग पदार्थ में भी जैसे निलंबन कोलाइड, निलंबन कोलाइड विषमांग पदार्थ है। पूछेगा विषमांग पदार्थ में कितने भाग बढ़ जाता है? निलंबन और कोलाइड दो भाग में बढ़ जाता है। समांग पदार्थ, समांग पदार्थ में वास्तविक और विलीन में बढ़ जाता है। विलीन पीछे हम लोग चर्चा की है, जिसका त्रिज्या होता है विलीन का -10⁻⁻7 सेंटीमीटर से भी कम होता है, जो छाना पत्र से आर पार हो जाता है ना, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते विलीन, उसे वास्तविक और विलीन कहलाता है। वास्तविक विलीन दो जो समांग पदार्थ हो गया, तभी तो नहीं देख पा रहे हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। निलंबन, वही निलंबन जब विषमांग पदार्थ में आता है, निलंबन और कोलाइड, कोलाइड और वास्तविक विलीन तीनों, निलंबन कोलाइड वास्तविक तीनों, 1 2 3। निलंबन कोलाइड वास्तविक विलीन में परिक्षेपित कणों के आकार भिन्न भिन्न होता है। निलंबन जो विषमांग पदार्थ में पहला देखते हैं निलंबन, निलंबन सस्पेंशन बोलते हैं, छोटे आकार के कणों के पदार्थ है जो विलायक में, मैंने घुलाने वाला चीज़ है, उसमें अघुलनशील होते हैं, परंतु नग्न आंखों से दृश्य होते हैं, मैं नग्न आंखों से हम लोग देख सकते हैं, निलंबन कहलाता है। कहने का मतलब यह होता है निलंबन जो है ना, विलायक में तो घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है, अघुलनशील होने के कारण हम लोग इसको नग्न आंखों से देख सकते हैं, यही चलते इसको नाम देते हैं विषमांग है, घुलल नहीं है, नाम है विषमांग, जो घुला नहीं है, अघुलनशील है, जिसको नग्न आंखों से देख सकते हैं। निलंबन हो गया, नग्न आंखों से देख सकते हैं। यह दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांग मिश्रण है, विषमांग भाग है, विषमांग का बेटा है तो भाई विषमांगन होगा। इसमें प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है, और वास्तविक विलीन का 10⁻⁻7 से भी कम होता है। और इसका प्रक्षेपित जो कण का आकार है, जो हम लोग देख सकते हैं, उसका आकार होता है त्रिज्या का आकार, कचरा का आकार, पदार्थ का आकार 10⁻⁻5 है, 5 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है या इससे भी अधिक। इसके कण क्षेत्रफल के आर पार नहीं जा सकता है। प्रक्षेपित कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ये अस्थायी नहीं अस्थायी है। इनके कणों में प्रक्षेपित माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या कहते हैं निलंबन? निलंबन हो गया विषमांग पदार्थ के दो बेटा निलंबन कोलाइड, तो हम निलंबन देख रहे हैं, इसकी नग्न आंखों से देख सकते हैं, पदार्थ में घुलता नहीं है, अघुलनशील है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांग होगा। इसकी त्रिज्या होता है, निलंबन की त्रिज्या 10 के पावर, त्रिज्या नहीं, कणों का आकार, कण का आकार होता है 10⁻⁻7 -5 सेंटीमीटर या तो फिर इससे भी अधिक हो सकता है। छाना पत्र से आर पार नहीं होता है, नग्न आंखों से देख सकते हैं, अलग हो जाने की प्रवृत्ति होता है, अलग हो जाता है। उदाहरण के नदी का गंदा जल जो निलंबन का उदाहरण है। क्यों? नदी का गंदा जल जिसकी आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से कम होता है, वायु में धुआं, ये निलंबन का एग्जाम्पल है, जो हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं, धुआं को भी और गंदा जल को भी। बालू जल का विलीन, कोलाइड के हम लोग देखते हैं, आपके दूसरा बेटा विषमांग के दो बेटा निलंबन देख लिए, कोलाइड देखते हैं। कोलाइड का एग्जाम, कोलाइड ये दो पदार्थों का विषमांग मिश्रण भी है, क्योंकि विषमांग का बेटा तो विषमांग होगा। इनके परिक्षेपित कण का आकार देखा जाए 10⁻⁻5 से लेकर के 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है, बीच में, है ना। -5 का लगल है तो निलंबन है, लेकिन -7 लगल है तो वास्तविक, लेकिन दोनों के बीच में जो भाग आ जाता है उसे कोलाइड कहते हैं। कोलाइड कणों को नग्न आंख से नहीं देख सकते हैं, बल्कि इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। कण छाना पत्र के आर पार हो जाएगा, निलंबन के पार नहीं होता है, इसका पार हो जाएगा। यह अस्थायी होता है, निलंबन अस्थायी होता है, यह अस्थायी होता है कोलाइड, कोलाइड अस्थायी होता है। स्थिर छोड़ देने पर इनके कणों में प्रक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। अलग होगा, कणों में प्रक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने के बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे दूध है, कोलाइड का एग्जाम्पल है, दूध को छोड़ दिया देर तक तो अलग न के बराबर होता है,
पानी दूध अलग नहीं होगा, गोंद अलग नहीं होगा, रक्त स्याही सब अलग होता है, नहीं होता, नहीं होता तो क्लोराइड का एग्जाम्पल हो गया। तो हम लोग क्या देखें, विषमांक के दो बेटा निलंबन और क्लोराइड। निलंबन का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, क्लोराइड के -5 से -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। निलंबन का आकार जो होता है अलग होता है जल्दी, ये अलग न के बराबर होता है, जल्दी नहीं होता, होबे नहीं करता है ना। निलंबन नग्न आंखों से देख सकते हैं, क्लोराइड को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। निलंबन के एग्जाम्पल दूध, निलंबन के एग्जाम्पल गंदा जल और धुआं का एग्जाम्पल। क्लोराइड का एग्जाम्पल देखा जाए तो दूध हो, क्लोराइड का एग्जाम्पल है जी, दूध हो गया क्लोराइड का एग्जाम्पल, दूध, गोंद, रक्त स्याही। झाग भी है, झाग, एरोसोल, एरोसोल, पायस, पायस, सॉल, झाग, एरोसोल, पायल, सॉल। अब चलते हैं वास्तविक विलयन, है ना। विलयन अब परिक्षेपण के माध्यम से दो प्रकार के पदार्थ होता है, जिसमें दूसरा वास्तविक विलयन, ट्रू सोल्यूशन। वास्तविक विलयन ये भी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण कहलाता है। ये कण आणविक आकार के होते हैं। आणविक मतलब कि है ना, इसमें अणु दिखाई नहीं देता है, अर्थात इन कणों को आकार 10⁻⁻60 सेंटीमीटर होती है या -7 सेंटीमीटर भी दे सकता है वास्तविक के। इनके कण परिक्षेपण माध्यम के साथ इस प्रकार घुल मिल जाता है कि दोनों में विभेद कर पाना अत्यंत कठिन होता है। जबकि क्लोराइड में विभेद कर लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर क्लोराइड में इनके कणों का आकार 10⁻60 सेंटीमीटर होता है वास्तविक विलयन का। इसके कण परिक्षेपण माध्यम के साथ इस प्रकार घुल मिल जाता है कि दोनों में पानी और चीनी में विभेद कर पाना अत्यंत कठिन होता है। इसके परिक्षेपण कण छाना पत्रकार पर जा सकती है। ये सबसे अधिक अस्थायी और पारदर्शी होता है। क्लोराइड से भी अस्थायी और पारदर्शिक है। क्लोराइड में तो दिखाई देता है दूध उजला है, स्याही गोंद दिखाई देता है, रक्त खून लाल दिखाई देता है, लेकिन ये दिखाई देवे नहीं करता है, वास्तविक अपारदर्शक होता है। चीनी का जल में विलयन, कोई ने बताया चीनी का नहीं जल है। नमक का जल में विलयन, है ना, ये सब हो गया। इसका इतना याद कर लेना है, -8 सेंटीमीटर होती है इसका आकार, इसका वास्तविक विलयन का। अस्थायी और पारदर्शक होता है, अस्थायी और पारदर्शक होता है, अस्थायी और पारदर्शक होता है। जबकि क्लोराइड में अस्थायी है लेकिन क्लोराइड पारदर्शक नहीं होता है। उदासीन, अम्लीय और क्षारीय विलयन में अंतर बताइए। ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन H+ हो। जब H+ हो गया, H+ और हाइड्रोक्साइड आयन OH- हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्र समान हो। H+ 5 kg, OH- भी 5 kg, दोनों समान है, एक प्लस में एक माइनस में, तो उदासीन विलयन कहलाएगा। ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन +5 का सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयन से अधिक होता है उसे अम्लीय कहते हैं। अम्लीय का मतलब हो गया दोनों में किसका ज़्यादा मात्रा है, तो H+ का मात्रा ज़्यादा है तो अम्लीय विलयन कहलाएगा। जब OH का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो क्षारीय विलयन कहलाएगा, क्षारीय विलयन। गैसीय नियम देखते हैं हम लोग। तो गैसीय नियम में क्या होता है लूसेंट में, तो बॉयल का नियम बोलता है। बॉयल का नियम परिभाषा देकर याद कर लेना है। तो यही बॉयल का नियम बोलता है भी, है ना। बॉयल का नियम किसी गैस का आयतन, है ना, किसी गैस का जो आयतन है वो दाब के का प्रेशर यानी कि दाब के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। दोनों का है व्युत्क्रमणानुपाती। यानी हम कह सकते हैं कि दाब बढ़ेगा तो गैस का आयतन घट जाएगा, दाब बढ़ेगा आयतन घटेगा, लेकिन दाब घटेगा आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाता है, उल्टा होता है। यानी कि यहाँ से V = K/P, PV = K, यानी कि K अनंत है, P1 अनुपात V1, दोनों गुना करेंगे तो चाहिए P1 × V1, P1 × V1 बराबर P2 बराबर V2। फार्मूला याद कर लेना है। बॉयल का नियम क्या बोलता है, आयतन है गैस का आयतन है दाब के व्युत्क्रमणानुपाती होता है, व्युत्क्रमणानुपाती होता है, इनवर्सल रेशियो होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के गुणनफल हमेशा स्थिर होता है। दाब का जो गुणनफल है हमेशा स्थिर रहता है। चलिए जरूरी नहीं है, इसको उतना जरूरी नहीं है, देख लीजिएगा। ये फिर लिख रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर बॉयल के नियम के अनुसार P1 = V1, P2 = V2, यही फॉर्मूला है, याद कर लेना है। अर्थात स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब, है ना, कह रहा है स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके घनत्व का समानुपाती होता है। दाब क्या होता है, घनत्व डेंसिटी का समानुपाती होता है। दाब क्या होता है, घनत्व के समानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम क्या बोलता है, चार्ल्स का नियम बोलता है कि किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन है परम ताप का मतलब कि परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन बोलते हैं। गैस का जो आयतन है परम ताप का समानुपाती होता है, ये बोलता है चार्ल्स। चार्ल्स क्या बोलता है, गैस का जो आयतन है परम ताप का समानुपाती होता है। आयतन परम ताप बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, ताप घटेगा तो आयतन भी घट जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे V/T हो जाएगा, V/T यानी V1/T1 बराबर V2/T2 हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। V1 V2 क्या है, प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था में गैस के आयतन। T1 T2 क्या है, उन अवस्था में गैस का ताप है। उन अवस्था का मतलब हो गया
प्रारंभिक अवस्था में ताप और अंतिम अवस्था में ताप। दाब का नियम क्या बोलता है? प्रेशर्स लॉ। तो बोलता है दाब का नियम है किसी स्थिर आयतन पर, आयतन स्थिर होना चाहिए पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब, गैस का जो दाब है द्रव्यमान, गैस का जितना मास है द्रव्यमान है उसका दाब, उसका परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। दाब क्या होता है? ताप के समानुपाती होता है। चार्ल्स बोला था कि आयतन है गैस का जो आयतन है ताप के समानुपाती होता है, लेकिन दाब के नहीं बोलता है कि दाब समानुपाती होता है ताप के। दाब क्या होता है? समानुपाती होता है ताप के। यहाँ से गुना करेंगे है ना, P1 T1 P1 T2 बराबर P2 T1 हो जाएगा। यहाँ से निकाल लीजिएगा फार्मूला। दाब क्या है? ताप के समानुपाती है। गैस का अवस्था समीकरण, द इक्वेशन ऑफ अ स्टेट फॉर गैसेज, यानी गैस का अवस्था समीकरण क्या है? किसी पदार्थ के एक स्थिर परिमाण के दाब, कोई पदार्थ है उस पदार्थ के स्थिर क्या है? परिमाण के दाब है, और ताप है। परिमाण के दाब, ताप और आयतन में, दाब ताप आयतन में संबंध बताने वाले समीकरण जो होता है उसको पदार्थ का अवस्था समीकरण कहते हैं। किसी गैस का 1 मोल के लिए बॉयल के नियम के अनुसार, बॉयल के नियम क्या बोला था कि आयतन है से दाब के उल्टा होता है, आयतन है से दाब के उल्टा। बॉयल का नियम क्या बोला था? आयतन है से दाब के व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है, वही है आयतन है से। बॉयल का नियम बोलता है दाब का ही आयतन के यहाँ पर दोनों उल्टे होता है, जबकि टी स्थिरांक है। और चार्ल्स के नियम बोला था कि पी और टी क्या है? समानुपाती होगा, जिसमें भी स्थिरांक रहेगा। अब बॉयल के चार्ल्स के नियम के संयुक्त करने पर दोनों के, बॉयल के नियम और चार्ल्स के दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला निकला पी समानुपात है टी बटा में भी, जबकि टी और भी दोनों बदलते हैं, टी और भी दोनों बदलते रहेगा। भी बराबर आर टी बटा में भी, पी बराबर क्या होता है? पी बराबर आर टी बटा में भी, जहाँ आर क्या है? स्थिरांक है। आर क्या है? स्थिरांक, कांस्टेंट है, जिसे गैस स्थिरांक कहते हैं इसको। यह एक सर्वव्यापी स्थिरांक कहलाता है। गैस स्थिरांक यानी कि सर्वव्यापी स्थिरांक बोला जाता है किसको? आर को। हम बोल सकते हैं पी वी बराबर आर टी, यहाँ ये पी वी बराबर आर टी है, यानी गैस के एन मोल के लिए, गैस के अगर एन मोल रहेगा, ई तो हो गया 1 मोल में पी वी बराबर आर टी, 2 मोल में पी वी बराबर 2 आर टी, तो एन मोल रहेगा तो पी वी बराबर एन आर टी कहलाएगा। परम ताप पैमाना क्या है? ताप मापने का वह पैमाना जिसमें, परम ताप क्या है? ताप मापने का जो पैमाना है और क्या, जिसमें -273 डिग्री शून्य को माना जाता है। पूछेगा परम ताप मान कितना होता है? परम ताप मान का वैल्यू होता है -273, कितना? -273 डिग्री सी को शून्य माना जाता है। -273 डिग्री सी को क्या मानते हैं? शून्य माना जाता है। किसमें? परम ताप में -273 डिग्री सी को शून्य माना जाता है। परम ताप पैमाना कहलाता है, यानी कि परम ताप पैमाना पर जो शून्य का माना जाता है, -273 डिग्री हो गया, माइनस में तो समझो शून्य हो गया, -273 डिग्री को परम शून्य ताप कहा जाता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार है ना, भी समानुपाती टी होता है ना। चार्ल्स के नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियम क्या बोलता है? चार्ल्स के नियम बोलता है भी समानुपाती टी, भी समानुपाती टी, वही बोलते हैं यहाँ पर। चार्ल्स के नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस का जो आयतन है शून्य हो जाता है। ये बोलता है चार्ल्स के नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस का आयतन 0 के ताप, परम शून्य ताप कितना बोला जाता है? -273 डिग्री सी को शून्य माना जाता है, आयतन भी शून्य हो गया। परम शून्य ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है, हो जाना चाहिए, किंतु व्यवहार ऐसी बात नहीं होती है। व्यवहार में नहीं, ऐसा हो जाता है लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस ताप पर पहुंचने के लिए पहले ही गैस जो है द्रव में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। -273 जाते -273 डिग्री पर गैस है ना शून्य नहीं होगा। क्यों? 0 डिग्री जाते द्रव ठोस में बदल जाएगा। पहुंचने पहले ही गैस द्रव या ठोस में बदल जाती है। परम ताप टी को टी के या टी केल्विन या केल्विन में लिखा जाता है। जैसे 0 डिग्री सी बराबर 273 केल्विन होता है। अब 5 डिग्री सी में तो 5 जोड़ दीजिए, 273 + 5 है ना 78 होगा केल्विन। 100 डिग्री सी केल्विन में कितना? 100 डिग्री सी सेल्सियस पर कितना केल्विन? तो 100 जोड़ दीजिए, 273 + 100 373 केल्विन। सेंटीग्रेड ताप को परम ताप या केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273 डिग्री जोड़ते हैं। वही कह रहा सेल्सियस को या सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं तो केल्विन में आ जाता है। यहाँ टी डिग्री सी बराबर टी + 273 और टी के बराबर 273 घटा दीजिए। फार्मूला से याद कर लीजिए, इतना करके देना है। समान ताप दाब, समान ताप एवं दाब, समान ताप एवं दाब, दाब है 0 डिग्री सी या 273 केल्विन को सामान्य ताप बोलते हैं, लेकिन हम पर -273 डिग्री सी लग रहेगा तो उसको परम शून्य ताप बोला जाता है। ये वाला है 0 डिग्री सी कहिए या 273 केल्विन को सामान्य ताप बोला जाता है। सामान्य ताप कितना? सामान्य ताप का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री सी या 273 केल्विन को बोलते हैं सामान्य ताप कहते हैं। जब बैरोमीटर में पारा Hg की ऊंचाई 760 मिलीमीटर रहती है, बैरोमीटर में देखिएगा ना, बैरोमीटर में उसमें पारा भरा रहता है, उसकी ऊंचाई अगर 760 मिलीमीटर रहती है तब उस वायुमंडलीय दाब को सामान्य दाब कहते हैं। देखिए ये है बैरोमीटर, इसमें पारा भरा रहता है,
अगर 760 मिलीमीटर तक चढ़ गया, क्या पारा कितना 760 मिलीमीटर, इसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब है। एक वायुमंडलीय दाब भी कहा जाता है, इसको एक वायुमंडलीय दाब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वायुमंडलीय दाब 0 डिग्री सी ताप और 760 मिलीमीटर, 0 डिग्री सी कहिए या 0 डिग्री सी कहिए या 273 केल्विन बोलिए, दोनों समान ताप है, दोनों बराबर है। वही है 0 डिग्री सी बराबर या 273 केल्विन ताप और 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य ताप कहता है। सामान्य ताप इसलिए कहते हैं 0 डिग्री सी सामान्य ताप, 760 मिलीमीटर को सामान्य दाब कहते हैं। इसी को स से सामान्य ताप, 10 से दाब, एनटीपी कहते हैं। कुछ एनटीपी में कितना मान होता है, 0 डिग्री सी और 760 मिलीमीटर बोला जाता है, एक एनटीपी बराबर होता है। पूछेगा सामान्य ताप कितना कहते हैं, 0 डिग्री सी या 273 केल्विन को, और सामान्य दाब कितना कहते हैं, सामान्य दाब बोलते हैं 760 मिलीमीटर को बोलते हैं, और दोनों को मिला दिया जाए तो एनटीपी कहते हैं। तो एक एनटीपी बराबर 0 डिग्री सी या 760 मिलीमीटर, दोनों को बोला जाता है एक एनटीपी। गैसों का विसरण घनत्व में अंतर रहता है, कोई भी गैस है उस गैस में घनत्व में अंतर रहता है। अंतर रहते हुए गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध भी परस्पर घुल मिल जाने के स्वाभाविक प्रक्रिया को गैस का विसरण कहते हैं। गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चलता है गैस, पृथ्वी नीचे की ओर खींचता है तो गैस ऊपर की ओर भागता है, वही विरुद्ध भी परस्पर घुल मिल जाता है गैस एक दूसरे में, वही स्वाभाविक प्रक्रिया को गैस का विसरण कहा जाता है। विसरण वेग इकाई समय में किसी गैस का जितना आयतन किसी सच्छिद्र पात्र से होकर विसरित हो जाता है, उसी को कहते हैं गैस का विसरण का वेग है। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम बताइए। तो ये सवाल पूछता है यहाँ पर, और ये विसरण का वेग कहता है एक छेद से जितना गैस निकल के विसरण हो जाता है उसको कहते हैं गैस का, ये छेद है ना, ये छेद है, ये छेद से जितना निकल जाए गैस उसी को कहा जाता है विसरण का वेग। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम बताइए। 1883 में दिया था ग्राहम का गैसीय विसरण। 1883 में ग्राहम ने दिया था गैसों के विसरण गति के संबंध में एक नियम प्रतिपादन किया। 1883 में का नियम दिया ग्राहम का गैसीय विसरण। तो गैसीय विसरण का नियम कौन दिया था, ग्राहम। कब दिया था ग्राहम ने, ग्राहम 1883 में दिया था। ये नियम बोला था ग्राहम, क्या बोला था कि ग्राहम का गैसीय विसरण बोला था कि निश्चित ताप पर, कैसा ताप निश्चित रहेगा और दाब निश्चित, ताप और दाब दोनों रहेगा, निश्चित ताप दाब दोनों पर विभिन्न गैसों के विसरण का अपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है। कहने का मतलब हुआ गैस का जो निश्चित ताप और दाब रहता है वो गैसों के विसरण जो होता है अपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल जो होता है उसके विपरीत होता है, विपरीत अनुपात में होता है। अपेक्षित वेग क्या है, उनके घनत्व के, घनत्व टी हो गया, घनत्व के वर्गमूल निकाल लीजिए, विपरीत अनुपात में यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही है अपेक्षित वेग, है ना। वेग क्या है, R1 R2 मान लिया वेग। हाइड्रोजन का घनत्व वेग 1 है, हाइड्रोजन का घनत्व 1 और ऑक्सीजन का घनत्व 16 होता है, याद कर लेना। हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। तो RH/RO रूट 16:1 काटिएगा तो 16 के 4 वर्गमूल और 1 और दोनों का अनुपात देखा जाए तो यहाँ से RH बराबर 4RO, RH बराबर 4RO, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का वेग जो होता है ऑक्सीजन के वेग से 4 गुना है, इसलिए हाइड्रोजन हल्का है कहा जाता है। अर्थात हाइड्रोजन गैस का विसरण का वेग ऑक्सीजन गैस के विसरण के वेग से 4 गुना होता है। ऑक्सीजन के वेग से का 4 गुना दिख रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन तो रहेगा, फॉर्मूला को बैठा लीजिएगा, ठीक ना। गैसों के विसरण का उपयोग, एंसेल का मार्स गैस निर्देशांक, गैस के विसरण का उपयोग कहाँ होता है, तो गैसों के मार्स गैस निर्देशक में होता है। एंसेल का जो मार्स है, एंसेल के मार्स गैस में प्रयोग होता है, एंसेल का मार्स गैस इसमें प्रयोग होता है गैसों का मिश्रण। गैसों के मिश्रण को अलग करने में, कोई भी गैस है उसका मिश्रण है, उस गैस को जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अलग करना है तो अलग करने में काम आता है गैसों का मिश्रण। गैसों के वाष्प घनत्व को निर्धारण करने में, वो गैस का जो कितना घनत्व है, वाष्प घनत्व कितना है उसका पता करने में। समस्थानिक को अलग करने में, कोई समस्थानिक है गैसों के मिश्रण से पता कर सकते हैं, वो समस्थानिक को अलग करने में। आंशिक दाब संबंधित डाल्टन का नियम, डाल्टन नियम दिया था आंशिक दाब और गैसों के विसरण का नियम दिया था। तो गैसों का विसरण कहेगा तो आपको ग्राहम बेल ने दिया था 1883 में, जो ऊपर देखे गैसों का विसरण दिया था 1883 में ग्राहम बेल ने। लेकिन आंशिक दाब का नियम किसने दिया था, डाल्टन का नियम कहलाता है, डाल्टन ने दिया था आंशिक दाब। इसके अनुसार एक निश्चित आयतन वाले गैस मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। 3 गैस ABC रहे और दाब क्रमशः P1 PA PB PC रहे तो डाल्टन का आंशिक दाब के अनुसार बोलता है, क्या बोलता है, तो कुल आंशिक दाब हो जाएगा PA जोड़ PB जोड़ PC, A के लिए PA, B के लिए PB, C के लिए PC। 3 गैस है, ABC का गैस है, PA PB PC का है दाब है, तीनों गैस का दाब मिला दिया जाता है, P मिल जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एवोगाड्रो की परिकल्पना, एवोगाड्रो की परिकल्पना। सामान्य ताप और दाब पर, सामान्य ताप को कितना कहते हैं, 0 डिग्री C को बोलते हैं
0 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं, या बोल सकते हैं 273 केल्विन को बोला जाता है सामान्य ताप। और दाब बोला जाता है, पीछे देखें हम लोग, है ना, 760 मिलीमीटर पारा जब ऊपर चढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं सामान्य दाब, है ना। अब यही दोनों को मिला दिया जाए, 0 डिग्री सी और 760 मिलीमीटर पारा को ऊंचाई माप मिला दिया जाता है तो सभी गैसों, इसी को समान ताप बोला जाता है, ताप और दाब। सभी गैसों के समान आयतनों में अणु की संख्या समान होती है। पूछेगा समान ताप और दाब पर सभी गैसों के, कोई भी गैस रहे, समान आयतनों में, आयतन समान होना चाहिए, आयतन का होना चाहिए फिक्स होना चाहिए, समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है। कब जब 0 डिग्री ताप और 760 मिलीमीटर दाब को समान ताप दाब कहते हैं। ये दोनों पर का होना चाहिए, 760 मिलीमीटर दाब पर और 0 डिग्री सी पर। वही कह रहा एवोगाड्रो का परिकल्पना बोलता है समान ताप और दाब पर सभी गैस कोई भी रहे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी रहे, सभी गैसों के समान आयतन का होना चाहिए फिक्स है। आयतन में अणु की संख्या क्रम में भी समान होगा। समान आयतन समान अणु, अगर एक में 5 अणु है तो ये भी आयतन उतना ही बड़ा दोनों है तो एक में अणु 5 को बनेगा, यही दोनों बराबर है। यदि समान ताप और दाब गैस के आयतन भी गैस के मोलों की संख्या n हो तो भी समानुपाती n होता है। समान ताप और दाब के गैसों का आयतन भी क्या है, समान ताप और दाब गैस का जो आयतन है और n क्या है, मोलों की संख्या, दोनों समानुपाती होता है। रासायनिक गतिकी एवं रासायनिक साम्य। रासायनिक गतिकी क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक गतिकी जो रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या घटाता है और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसी को रासायनिक गतिकी कहते हैं। कहने मतलब हुआ रासायनिक गतिकी कहेगा जहाँ वहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया के वेग और यही रासायनिक प्रतिक्रिया के वेग को, यही वेग के क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। किसमें, रासायनिक गतिकी में। रासायनिक गतिकी 2 भाग में बढ़ जाता है, एक तीव्र प्रतिक्रिया वाला और दूसरा होगा मंद प्रतिक्रिया वाला। तीव्र मैंने तेज फास्ट रिएक्शन होगा और मंद मैंने स्लो धीरे धीरे रिएक्शन होगा। तो रासायनिक गतिकी में हम लोग देखें रासायनिक प्रतिक्रिया के वेग को घटाता है बढ़ाता है या उसकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। 2 भाग है, पहला भाग तीव्र प्रतिक्रिया, जिसमें तीव्र प्रतिक्रिया वे है जो तक्षण बहुत जल्दी, इतना जल्दी कि कहा ना जा सकता है, तक्षण समाप्त हो जाती है, तुरंत समाप्त हो जाती है। इनके वेग इतने अधिक होते हैं, तीव्र प्रतिक्रिया का वेग इतना अधिक होता है कि उन्हें निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। हम लोग देख नहीं पाते हैं कि कितना तेजी से ये काम हुआ। उदाहरण में देखा जाए, एग्जाम्पल में आयनिक प्रतिक्रिया तक्षण समाप्त हो जाती है। पूछेगा आयनिक प्रतिक्रिया कैसा है, तो तीव्र प्रतिक्रिया है। आयनिक प्रतिक्रिया में आता है तीव्र प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल पूछेगा क्या है, आयनिक प्रतिक्रिया है। यूथ सिलोनेट्रेट, जैसे सिलोनेट्रेट आयनिक प्रतिक्रिया कहलाती है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 क्या है, सिलोनेट्रेट आयनिक प्रतिक्रिया है, तीव्र प्रतिक्रिया कहलाएगा। सिलोनेट्रेट AgNO3 क्या है, आयनिक प्रतिक्रिया कहो, आयनिक प्रतिक्रिया या तीव्र प्रतिक्रिया है। के घोल में सोडियम क्लोराइड NaCl, सिल्वर नाइट्रेट के जो घोल है, इसी घोल में सिल्वर नाइट्रेट के जो घोल है AgNO3, इसी घोल में सोडियम क्लोराइड NaCl का घोल डालने पर प्रतिक्रिया तीव्र होती है। इसका वेग ज्ञात करना कठिन है। कहने का मतलब हुआ अगर सिल्वर नाइट्रेट के जो घोल है AgNO3, इसी घोल में हम लोग क्या डालेंगे, नमक यानी कि NaCl, तो बहुत तीव्र प्रतिक्रिया होता है जो हम लोग इसका ज्ञात करना संभव नहीं है। मंद प्रतिक्रिया, तीव्र प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के घोल में क्लोराइड नमक डाल दीजिए, तीव्र प्रतिक्रिया हो जाएगा, यानी आयनिक प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो मंद प्रतिक्रिया ये तीव्र प्रतिक्रिया उल्टा है, ये तेजी से होता है, ज्ञात करना कठिन है, ये धीरे धीरे होता है, इसको हम लोग नाप लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए डायरेक्ट सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में डाल रहे थे NaCl, हम लोग देख रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल या एसिटिक अम्ल, एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल का सूत्र यही है CH3COOH। अब एथिल अल्कोहल यही है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH, है ना। ये दोनों जब प्रतिक्रिया करता है तो धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है, जिसको हम माप सकते हैं। CH3COOH C2H बनेगा, H5 और H2O बनेगा। कब हो रहा है, जब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होगा। कब, ये दोनों कब अभिक्रिया करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। कब अभिक्रिया करेगा, कौन, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अल्कोहल ईओल हो गया और एसिटिक अम्ल, एथिल अल्कोहल ईओल हो गया और एसिटिक अम्ल ईओल हो गया। ये दोनों अभिक्रिया कब करेगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों अभिक्रिया करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो बनेगा CH3COOH C2H5 प्लस H2O जल बन जाएगा। समांगी या विसमांगी प्रतिक्रिया क्या है, कह रहा है प्रतिक्रिया समांगी हो गया, विसमांगी देख रहे हैं।
समांगी प्रतिक्रिया क्या है और विसमांगी प्रतिक्रिया क्या है। नाम से पता चलता है समांग है तो समान वैसा प्रतिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ एक ही परसम रहता है, और विसमांगी में एक से अधिक परसम रहेगा। चलिए देखते हैं वैसी प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिकारक प्रतिकारक जो है प्रतिकारक एक ही परसम रहेगा। वैसा प्रतिकारक जो एक ही अवस्था में रहता है, जब एक ही अवस्था में रहेगा एक ही अवस्था में, तो उसे कहते हैं समांगी प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं? समांगी। इसको समांगी प्रतिक्रिया कहते हैं। जब प्रतिकारक एक से अधिक परसम रहेगा तो एक ही परसम रहेगा प्रतिकारक तो समांगी, लेकिन एक से अधिक रहेगा तो विसमांगी प्रतिक्रिया कहलाती है। रासायनिक गतिकी के अंतर्गत विसमांगी प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। प्रतिक्रिया का वेग क्या है? समांगी विसमांगी की प्रतिक्रिया का वेग। समांगी हो गया एक ही परसम रहता है, विसमांगी हो गया एक से अधिक परसम रहता है। प्रतिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन। प्रतिक्रिया का वेग किसी प्रतिक्रिया में इकाई समय में, कौन समय में? इकाई समय में प्रतिकार को, है ना, या प्रतिफल के सांद्रण के परिवर्तन को प्रतिक्रिया का वेग कहते हैं। जब प्रतिकारक या प्रतिफल होता है, जो तीर के बाद प्रतिफल होता है, ये वाला देखिए, इधर वाला प्रतिफल इधर वाला प्रतिकारक। प्रतिकारक के प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन को किसका परिवर्तन? प्रतिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में जब परिवर्तन होगा, चेंज होगा, जाहिर सी बात है प्रतिकारक और प्रतिफल में चेंज होगा, और जब चेंज होगा इसी को चेंज होने को प्रतिक्रिया का वेग कहते हैं, है ना। चाहे धीरे धीरे प्रतिक्रिया का चेंज हुआ या जल्दी जल्दी हुआ, क्योंकि प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिकारकों का सांद्रण घटता है और प्रतिफलों का सांद्रण बढ़ता है। जब प्रतिक्रिया का फलस्वरूप इधर प्रतिफल का सांद्रण बढ़ता है और प्रतिक्रिया का सांद्रण घट जाता है, यही घटना को बोला जाता है प्रतिक्रिया का वेग। इसका बढ़ता है प्रतिफल का और इसका प्रतिकारक का सांद्रण घट जाता है। प्रतिफल का सांद्रण बढ़ता है, अतः किसी प्रतिक्रिया में प्रतिकारक के सांद्रण घटने के दर या प्रतिफल के सांद्रण के बढ़ने के दर को प्रतिक्रिया का वेग कहते हैं। प्रतिकारक के घटने के दर या इसको बढ़ने से एक घटना को बोला जाता है, दोनों के सम्मिला दिए घटना को, इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया का वेग। ठीक है, प्रतिक्रिया का वेग प्रतिकारक पर निर्भर है, घटता है और प्रतिफल में बढ़ता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं प्रतिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, तो निम्नलिखित कारक है। जैसे प्रतिक्रिया का वेग को बढ़ाना घटाने होता है तो प्रभावित करता है। कौन कौन प्रभावित करता है? प्रतिकारकों का सांद्रण भी प्रभावित करता है, ताप भी, प्रतिकारक के भौतिक अवस्था भी प्रभावित करता है, प्रतिकारकों की प्रकृति पर निर्भर है, उत्प्रेरक का प्रभाव पर भी निर्भर है, विकिरण का प्रभाव पर भी निर्भर है। चलिए देखते हैं प्रतिकारकों का सांद्रण। प्रतिकारकों का सांद्रण जितना अधिक होगा, सांद्रण जितना अधिक होगा, समझ के प्रतिक्रिया का वेग भी उतना ही होगा। सांद्रण अधिक तो प्रतिक्रिया का वेग भी अधिक। ताप जितना अधिक होगा उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही तेज होगा। ताप अधिक तो प्रतिक्रिया भी तेजी से अधिक होगा। प्रतिक्रिया का भौतिक अवस्था। प्रतिकारकों की भौतिक अवस्था का विशेष प्रभाव विसमांगी प्रतिक्रिया पर पड़ता है। भौतिक अवस्था कहेगा जहाँ ना, तो विसमांगी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, ठीक ना, यही पर। इसमें प्रतिक्रिया प्रतिकारकों की सतह पर होती है। बाह्य सतह के क्षेत्रफल जितना अधिक रहेगा तो प्रतिक्रिया का वेग भी उतना नहीं होगा। कहेगा क्षेत्रफल अधिक तो प्रतिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। ठोस प्रतिकारक को तोड़ करके टुकड़े टुकड़े कर देने से उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे प्रतिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ठोस है, कोई बड़का चीज़ है इतना, ठोस चीज़ है इतना बड़ा, इसको तोड़ करके छोटा कर दे तो इसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया तो इसका प्रतिक्रिया का वेग भी बढ़ गया। प्रतिकारकों की प्रकृति कैसा है, इस पर भी निर्भर करता है। प्रतिकारकों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है प्रतिक्रिया का वेग। वेग पर प्रतिकारकों की प्रकृति का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे सोडियम धातु जो है, सोडियम धातु साधारण ताप पर ही जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया कर देता है। सोडियम धातु जो है ना, जल से साधारण ताप रहेगा, जनरल ताप, और सोडियम से जल से प्रतिक्रिया कर जल जाता है। तो प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति कैसा नेचर है सोडियम का, इस पर भी निर्भर करता है। उत्प्रेरक का प्रभाव पर भी निर्भर करता है प्रतिक्रिया का वेग। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग अधिक या कम हो सकता है। जब एक उत्प्रेरक रहेगा तब, जब एक रहेगा तो उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग अधिक हो सकता भी या कम भी हो सकता है। कब? जब एक उत्प्रेरक रहेगा तब उसका वेग अधिक भी हो सकता है, प्रतिक्रिया का वेग अधिक भी हो सकता है। किसका? तो प्रतिक्रिया का वेग अधिक हो सकता है या कम भी हो सकता है। लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया के संकीर्ण ऊर्जा और क्रियाविधि बदल जाती है। ऊर्जा बदल जाती है, क्रियाविधि भी बदल जाती है। भले एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसका वेग अधिक या कम हो सकता है, लेकिन क्रियाविधि बदल जाती है और संकीर्ण ऊर्जा भी बदल जाता है। धान उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है। धान उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा को क्या करता है? घटा देता है। लग रहा धान तो बढ़ाएगा नहीं, घटा देता है, जिससे प्रतिक्रिया तेजी से होने लगता है। धान उत्प्रेरक का काम है संकीर्ण ऊर्जा को क्या करना? घटा देना, और घटाएगा तो क्या होगा? प्रतिक्रिया तेज होगा। लेकिन ऋणात्मक का काम है उल्टा करना। धान का काम है संकीर्ण ऊर्जा को घटाना और प्रतिक्रिया तेज होना। लेकिन ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम है ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा को बढ़ाना और वेग प्रतिक्रिया को घटा देना। खाली याद कर लीजिए, धान उत्प्रेरक का काम है ऊर्जा को घटाना, संकीर्ण ऊर्जा को घटाना और प्रतिक्रिया का तेजी से करना। इसी का उल्टा धान को उल्टा ऋणात्मक याद कर लीजिए। ऋणात्मक धान उत्प्रेरक काम है ऊर्जा को घटाना, ऋणात्मक काम है संकीर्ण ऊर्जा को बढ़ाना।
धन का काम है ऊर्जा को घटा करके प्रतिक्रिया को तेज करना, ऋणात्मक काम है उत्प्रेरक संक्रिय ऊर्जा को बढ़ा देना और प्रतिक्रिया को घटा देना। विकिरण का प्रभाव पर भी निर्भर करता है, विकिरण के प्रभाव पर भी निर्भर करता है प्रतिक्रिया का वेग। विकिरण का प्रभाव पर भी प्रतिक्रिया का वेग पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन Cl2 अंधेरे में अत्यंत ही मंद वेग से संयोग करता है। हाइड्रोजन जो है विकिरण में प्रकाश, हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन Cl2 दोनों को अंधेरा रात में अगर सांस में रखा जाए तो धीरे धीरे प्रतिक्रिया करेगा, दोनों धीरे धीरे सटेगा। लेकिन जैसे ये दोनों पर प्रकाश पड़ेगा, सूर्य के प्रकाश में तुरंत ही संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। कौन? हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन अंधेरा में धीरे धीरे करेगा, लेकिन जैसे प्रकाश मिलेगा तो 2Cl अत्यंत मंद हो जाता है। अंधेरा में Cl मंद होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में 2Cl अत्यंत तीव्र हो जाता है। प्रतिक्रिया दोनों जल्दी हो जाता है दोनों के। उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया वे रासायनिक प्रतिक्रिया जो दोनों दिशा में हो सकती है, दोनों दिशा में हो सकता है, अर्थात जिन्हें प्रतिकारक और प्रतिफल में परिवर्तित होते हैं तथा प्रतिफल पुनः प्रतिकारक में चेंज होता है, उत्क्रमणीय प्रतिफल कहते हैं। कहने का मतलब प्रतिकारक प्रतिफल में प्रतिफल पुनः प्रतिकारक में चेंज होता है और दोनों तरफ तीर से डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं उत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया हो रहा है। बाएं से दाएं दिशा में होने वाला प्रतिक्रिया, बाएं से दाएं हो रहा है तो अग्रिम प्रतिक्रिया, और दाएं से बाएं दिशा में होने वाली प्रतिक्रिया को उल्टी प्रतिक्रिया। अगर बाएं से दाएं हो रहा है तो अग्रमी, और दाएं से बाएं हो रहा है तो समझिए कि उल्टी प्रतिक्रिया करेंगे। अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया सिर्फ एक ही दिशा में होता है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं हो रहा है, एक ही दिशा में होगा, देखिए है ना, इसको कहते हैं उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया हो रहा है। रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक साम्यावस्था क्या है? साम्यावस्था, रासायनिक साम्यावस्था रासायनिक प्रतिक्रिया को वह अवस्था जिसमें किसी उसकी अग्रिम प्रतिक्रिया, अग्रिम माने एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में कहिए, अग्रिम प्रतिक्रिया का वेग उसकी उल्टी प्रतिक्रिया वेग के बराबर हो जाता है। अग्रिम प्रतिक्रिया का वेग इधर जितना है 100 kg, इधर बनकर 100 kg, फिर इधर 100 से फिर 100 बन गया, दोनों बराबर हो जाए, वही कह रहा। अग्रिम प्रतिक्रिया का वेग उल्टी प्रतिक्रिया के वेग के बराबर हो जाए तो उसको रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। क्योंकि यह साम्यावस्था गतिक होती है अतः इसे गतिक साम्यावस्था कहते हैं। ये जो होता है गतिक होता है, इसलिए गतिक साम्यावस्था भी बोलते हैं। रासायनिक साम्यावस्था को गतिक साम्यावस्था भी कहा जाता है।